नॉवल ऑफ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। कहानियों का सफर शुरू होता है। समझे, ये सवाल लेखांश ने पता नहीं कितनी बार पूछा था। फिर भी हर बार हाँ में सिर हिलता देख उसका दिल संतोष से भर जाता। हाँ सर, युवा अभिमन्यु ने आवाज दी और फिर पूछा, क्या मैं ये सवाल हल करूं? घड़ी देखते हुए बड़े ने सिर हिलाया, नहीं, ये घर पर करना और अपने टेस्ट की तैयारी भी करना, ठीक है। युवा लड़के से मुस्कुराता हुआ सिर हिलाना पाकर लेखांश अपनी सीट से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। अरे मिस्टर लेखांश, क्या आप रात के खाने के लिए नहीं रुकेंगे? लेखांश ने मुस्कान के साथ सिर हिलाया, आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद आरती देवी, लेकिन मुझे ठीक है। ये पहली बार नहीं था कि महिला ने उसे रात के खाने के लिए पूछा हो, लेकिन चूंकि यह पहले से ही रात के खाने का समय था, बाकी सभी एक साथ खाने का इंतजार कर रहे होंगे। ऐसी परिस्थितियों में वह उन पर बोझ बन जाता। अपार्टमेंट से बाहर निकलते हुए उसने एक लंबी थकी हुई आह भरी। घड़ी में पहले ही 8 बज चुके थे, क्रिसमस से 3 दिन पहले। क्रिसमस के बारे में सोचते हुए उसने अपना फोन निकाला। हाल ही में उसने जिस एकमात्र व्यक्ति को कई संदेश भेजे थे, वह उसकी प्रेमिका थी, या शायद अब पूर्व प्रेमिका। अरे, क्या तुम सच में बात नहीं करोगी? चलो क्रिसमस साथ मनाते हैं। हर रिश्ते को समय चाहिए होता है। हालांकि लेखांश वह समय नहीं दे पाया जो उसने मांगा था, क्योंकि वह काम में डूबा हुआ था। जब उसने मैसेज किया तो वह जवाब नहीं दे सका, और जब वह फुर्सत में हुआ तो वह सो रही होती थी या अपने दोस्तों के साथ व्यस्त होती थी। उनके बीच की दूरी धीरे धीरे बढ़ने लगी और अब उसने उसे जवाब देना बंद कर दिया है। कम से कम तुम्हें मुझे समझना चाहिए था। उसकी प्रेमिका भी उसकी बचपन की दोस्त थी, इसलिए उसकी स्थिति उससे छिपी नहीं थी। हम भूल जाओ, कुछ समय से ऐसा ही हो रहा था कि वह देर रात घर लौटता, भले ही तापमान 0 से नीचे गिर गया हो। यह उन बच्चों की बदौलत था जिन्हें वह पढ़ाता था, वे सभी एक ही सोसाइटी में रहते थे। इसीलिए उसे कभी भी आने जाने के लिए किसी साधन की जरूरत महसूस नहीं हुई। हालांकि मौजूदा मौसम में आधा मील पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा था। अरे, घर जा रहे हो? वह पास के किराना स्टोर के मालिक बनवारीलाल काका से मिला जो अपनी दुकान बंद कर रहे थे। नमस्ते काका, लेखांश ने आदमी का अभिवादन किया और फिर जोड़ा, हाँ अभी काम खत्म हुआ। बुजुर्ग आदमी ने भौहें चढ़ाईं और पूछा, बेटा तुमने हाल ही में खुद को देखा है? तुम्हारी आंखें और रंगत अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। आजकल तुम ठीक कितने घंटे काम कर रहे हो? लेखांश ने एक पल सोचा और जवाब दिया, 11 घंटे। आदमी दंग रह गया, और तुम कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हो, है ना? लेखांश ने थोड़ा मुस्कुराया, मेरे पास कोई और वित्तीय संसाधन नहीं है और मुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती। ये होम ट्यूशन मुझे मेरे संपर्कों की वजह से मिली। आजकल माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी शिक्षक को तब तक अनुमति नहीं देते जब तक कि उनके पास डिप्लोमा या मास्टर डिग्री न हो। हालांकि अपने संपर्क और प्रतिष्ठा के कारण वे उसे काम पर रखने के लिए सहमत हो गए। दुकान के मालिक ने आह भरी, देखो बेटा, तुम अपने माता पिता के छोड़े गए कर्ज के बोझ तले खुद को मार रहे हो। मेरी राय में तुम्हें कर्ज देने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करना चाहिए और खुद को कुछ जरूरी आराम देना चाहिए। लेखांश ने आह भरी, अगर यह इतना आसान होता। जब उसके पिता ने एक कुख्यात गिरोह से पैसे लिए थे जिसके लिए वह काम करते थे, तो वह क्या मामला दर्ज कर सकता है? लेकिन वह ये बात दयालु बूढ़े आदमी को बता नहीं सकता था। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, सब कहकर उसने हल्का सा झुककर प्रणाम किया और आदमी से दूर चला गया। जोर से सांस छोड़ते हुए उसने अपने बैग को कसकर पकड़ा, बैग से कुछ गर्मी पाने की कोशिश की। उसके कदम धीमे थे क्योंकि फुटपाथ बर्फ से ढका हुआ था। ट्रैफिक लाइट पर रुक गया, भले ही कोई कार नहीं आ रही थी। खैर, यह एक शिक्षक होने का एक तरह का साइड इफेक्ट है। उसने नियमों का पालन करना और अनुशासित होना शुरू कर दिया था। पलक झपकी, ट्रैफिक लाइट हरी हो गई और वह आखिरकार सड़क पर कदम रखा। सड़क पार करना चौड़ा था और उसके कदम धीमे, ऐसे में जब एक कार बहती हुई उसकी ओर आई तो उसे हटने का समय नहीं मिला। लेखांश की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने टायर को रास्ते पर जोर से घिसटते देखा, और ड्राइवर हॉर्न बजा रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके पैर सतह से चिपक गए थे और आंखें चौड़ी थीं। और बस ऐसे ही, तारांकन धमाका तारांकन, लेखांश की 19 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। अंत हम जहां कहीं भी वह लेटा था, वहां से खुद को दूर धकेलते हुए लेखांश ने जोर से सांस ली।
उसका दिमाग अराजकता में था क्योंकि हर चीज जिसे वह घूर रहा था उसे धमका रही थी और डरा रही थी। वह मुश्किल से अपने शरीर को महसूस कर पा रहा था जैसे ही उसने अपना सिर बाएं और दाएं घुमाया। कहाँ? क्या? वह समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या हुआ। उसे एक कार ने टक्कर मार दी थी और उसका शरीर हवा में उड़ गया था। हालांकि जैसे ही वह बेहोश हुआ उसने खुद को यहाँ जागते हुए पाया। रुको, मैं कहाँ हूँ? वह ये पता नहीं लगा सका कि वह कहाँ था क्योंकि यह जगह किसी अस्पताल के कमरे जैसी नहीं थी। उसके कपड़े अलग थे लेकिन सफेद गाउन नहीं। उसका शरीर दुख रहा था लेकिन कुछ टूटा नहीं था। उसका शरीर खून से नहीं बल्कि पसीने से भीगा हुआ था। क्या मैं सपना देख रहा हूँ या मैं मर चुका हूँ? लेखांश ने अपने सिर के पिछले हिस्से को रगड़ा। एक लंबी आह भरते हुए वह पहले शांत हुआ और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ा। कमरा किताबों और चीजों से भरा था जिससे वह प्राचीन लग रहा था। अगरबत्ती की तेज गंध उसकी नाक के लिए काफी परेशान करने वाली थी, लेकिन उसने उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। जब वह अपना सिर खुजला रहा था तो उसने देखा कि उसके बाल लंबे थे और वह पहले से लंबा लग रहा था। उसकी आंखें फिर कमरे के कोने में एक वॉश बेसिन पर पड़ीं। और बेसिन के ऊपर की दीवार पर एक दर्पण था। लेखांश ने जोर से घूंट लिया। वह ये कहने में झूठ बोलेगा कि वह यहाँ कुछ उम्मीद नहीं कर रहा था। कुछ ऐसा जो पुनर्जन्म से शुरू होता है। वह धीरे धीरे दर्पण की ओर बढ़ा और आखिरकार अपना चेहरा देखा। चॉकलेट कारमेल आंखें दर्पण में उसे वापस देख रही थीं। लंबे गहरे लहरदार बाल उसके माथे से नीचे गिर रहे थे जैसे ही लेखांश ने खुद को देखा। उसका मुंह खुला रह गया जैसे ही उसने अपना सिर झुकाया। ये चेहरा इतना परिचित क्यों लग रहा है? तारांकन तारांकन एड्रियन लॉकवुड उन कई उपन्यासों में से एक का पात्र जिसे लेखांश ने पढ़ा था। वह कमीना प्रोफेसर अपमानित होता है और एक पूरी तरह से बेकार प्रोफेसर होने के आरोपों पर दोषी ठहराए जाने के बाद अकादमी से भाग जाता है। ये बहुत बुरा है। शरीर के पिछले मालिक की यादें उसके सिर पर बरस रही थीं, जैसे ही लेखांश बिस्तर पर बैठ गया और शांत होने की कोशिश की। ये दुनिया तलवारों और राक्षसों से भरी हुई थी। प्रकाश और अंधकार के बीच की लड़ाई, न्याय और विश्वासघात, या जो भी हो। लेखांश ने यह उपन्यास इसलिए पढ़ा क्योंकि मुख्य पात्र उस समय उसके आसपास पढ़े जा रहे अन्य बेवकूफ पुरुष नायकों से थोड़ा अलग था। हाँ, वे हल्की फुल्की उपन्यास हैं जिनका शीर्षक एक सारांश जितना लंबा होता है। एक मुख्य पात्र होना जो एक हारा हुआ जैसा सोचता है और हिचकिचाने या शर्माने के बजाय कार्रवाई भी करता है। हाँ, उस समय लेखांश के लिए ये ताज़ी हवा का झोंका था। और फिर आती हैं दुनिया की महिला नायिकाएं। वे एक आयामी नहीं थीं, कुछ अच्छी थीं, और कुछ का अतीत अंधेरा था। खैर, लेखक ने उन्हें सिर्फ उनके जवाब देने के तरीके से याद रखने लायक व्यक्तित्व देने का अच्छा काम किया। लेकिन सबसे बड़ी समस्या लेखक खुद था। वह इतना भोला व्यक्ति था कि कई बार उसने पाठकों द्वारा नफरत न पाने के लिए कथानक में कुछ बदल दिया या जोड़ा। लेखांश ने कभी टिप्पणी नहीं की, लेकिन वह आमतौर पर दूसरों की टिप्पणियां पढ़ता था। और उसने देखा, कई बार जो लोग मानते थे, लेखक किसी न किसी तरह चीजों को तदनुसार बदल देता था। और वह अपने तरीके से एक बुरी बात थी। मैं अब इसकी चिंता क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं अभी बहुत बुरी स्थिति में नहीं हूँ? लेखांश, जो अब लेखांश है, पर हाल ही में एक सच्चा रुद्र शिल्पी रूने मास्टर न होने का आरोप लगाया गया था। और जो व्यक्ति रुद्राक्ष का शिक्षक था उसके लिए यह अपमान का उच्चतम स्तर था। लेकिन सच्चाई यह है, ये सच था। उसने रुद्रशिल्पी बनने की परीक्षा पास नहीं की थी और अपने संपर्कों के माध्यम से यह नौकरी पाई थी। ये दुनिया रुद्राक्ष पर चलती है। इस दुनिया में जादू जो आपके आसपास को प्रभावित कर सकता है, उसे निषिद्ध माना जाता है। और जब तक आप अपना विश्वास नहीं बदलते और किसी गिरे हुए भगवान के अनुयायी नहीं बन जाते, आप स्वतंत्र रूप से जादू का उपयोग नहीं कर सकते। तो क्या बचता है? रुद्राक्ष। वे पौराणिक शिलालेख किसी के हथियारों को अलौकिक क्षमताएं प्रदान करते हैं। अब चूंकि लगभग 70% आबादी प्रकाश यानी सच्चे देवताओं की अनुयायी है, वे जादू का उपयोग नहीं कर सकते। जैसे वे सभी रुद्राक्ष पर निर्भर हैं। और लेखांश को अकादमी में एक रुद्र शिल्पी होना चाहिए था। अब कोई रुद्राक्ष के महत्व को समझ सकता है। और लेखांश एक झूठा रुद्र शिल्पी था। उफ, क्यों एक साइड कैरेक्टर या एक गुंडा नहीं? क्यों एक दयनीय हारा हुआ? अपने माथे को ढांकते हुए लेखांश बिस्तर पर गिर गया जब अचानक खटखट दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर वह उछलकर वापस उठ गया और पूछा, कौन है? मैं हूं, आरती।
दूसरी तरफ से एक नर्म आवाज आई और उस नाम ने उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। आरती रुद्रबंध अकादमी की प्रधानाचार्य और लेखांश की चचेरी बहन थी। पहले बताए गए संपर्क जिसके माध्यम से लेखांश परीक्षा में असफल होने के बावजूद अकादमी में शामिल हुआ था। हाँ, वह आरती ही है। वह अकादमी में एकमात्र व्यक्ति है जो मुझे करीब से जानती है। मुझे सावधानी से काम लेना होगा। हालांकि यह सब कुछ बेतुका लगता है, लेखांश को सावधानी से काम लेना होगा। उठकर वह दरवाजे की ओर बढ़ा और उसके लिए दरवाजा खोला। तुम इतनी देर से जवाब क्यों दे रहे हो? वह तुरंत अंदर कदम रखी और दरवाजा बंद कर दिया। लेखांश की आंखें सिल्वर लंबे बालों वाली और उसकी गर्दन से नीचे तक एक टैटू वाली शांत सुंदरता से मिली। एक थ्री पीस सूट पहने हुए, उसके चारों ओर निकोटीन की गंध के साथ, वह एक महिला माफिया का माहौल दे रही थी। उसकी हेज़लनट आंखें एक पल के लिए कमरे में घूमी, इससे पहले कि उसने पूछा, क्या तुमने बैग तैयार कर लिया है? लेखांश ने भौहें चढ़ाईं, और फिर अचानक उसे याद आया कि यह किस बारे में था। लेखांश खुद से भाग नहीं जाता। उसे आरती की मदद मिलती है, अन्यथा अकादमी की सुरक्षा को अकेले पार करना उसके लिए असंभव होता। हालांकि इस कार्रवाई के कारण मंत्र शिखर संघ से एक समिति अकादमी में आती है, प्रशासन पर एक अयोग्य व्यक्ति को शिक्षक के रूप में भर्ती करने का आरोप लगाती है। रुद्रबंध अकादमी शीर्ष 3 अकादमियों में आती है, जैसे ये स्पष्ट था कि वे चाहते थे कि सबसे अच्छे संकाय सदस्य यहाँ काम करें। आरती सबके सामने अपमानित होती है और चीजें उस बिंदु तक बढ़ जाती हैं जहां शिखर संघ के सदस्य उसे अकादमी से बाहर निकालने पर भी चर्चा करते हैं। लेकिन फिर अचानक नायक कदम रखता है और दिन बचाता है। वह उन्हें बताता है कि वह प्रधानाचार्य के प्रति कितना आभारी रहा है, और तभी अचानक कहीं से एक हमलावर दिखाई देता है, जिसे आरती नायक के साथ मिलकर हराती है। परिषद के सदस्य अकादमी में आरती के महत्व को महसूस करते हैं, और नायक प्रधानाचार्य के दिल में एक घर बनाता है। शुभ अंत अंत नहीं। अब लेखांश के पास 2 विकल्प हैं, कथानक का पालन करें या उसे पटरी से उतारें। अगर वह नहीं जाता है तो शायद आरती नायक के लिए कभी कुछ महसूस नहीं करेगी। हालांकि अगर वह जाने का विकल्प चुनता है, जो सबसे अधिक संभावना थी, तो उसे इस खतरनाक दुनिया में अकेले जीवित रहना होगा जहां कानून और पुलिस जैसी कोई चीज नहीं थी। उसका परिवार निश्चित रूप से उसे बेदखल कर देगा और एक प्रतिभाहीन व्यक्ति के रूप में उसे एक सेवक या कुछ और के रूप में शुरू करना पड़ सकता है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? रुद्राक्ष के बारे में जो ज्ञान मुझे मिला है, वह अकादमी में मेरी स्थिति की गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। अपमान भी अत्यधिक होगा। अपनी चचेरी बहन को देखते हुए, जिसने पहले ही चिंता की भौहों के साथ अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया था, वह परेशान महसूस कर रहा था। उसके लिए वह अपनी सारी प्रतिष्ठा और कड़ी मेहनत दांव पर लगाने को तैयार थी। वह उसे बचाने के लिए ये सब छोड़ने को तैयार थी। धत, मैं उसे मुश्किल से जानता हूं, फिर भी मैं उसके लिए इतना महसूस कर रहा हूं। संकट के समय में, जब उसके दिमाग में कोई ठोस जवाब नहीं आ रहा था, अचानक उसकी दृष्टि के कोने में कुछ दिखाई दिया। कुछ मदद चाहिए। लेखांश की आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे ही उसने अपनी आंखें मलीं और सिस्टम स्क्रीन को फिर से देखा। मैं आपकी समस्या में आपकी मदद कर सकता हूं। अपने होठों को अलग करते हुए लेखांश ने कहा, आरती, मुझे भागने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। तुम क्या कह रहे हो? आरती समझ नहीं पाई कि लेखांश अचानक रुकने के लिए क्या और क्यों पूछ रहा था। वह रुद्राक्ष की बात आती है तो लेखांश की क्षमताओं के बारे में किसी से भी बेहतर जानती है। वह एईटी गूढ़ उत्कीर्णन परीक्षण के दूसरे चरण को पास करने में विफल रहा और अकादमी का प्रोफेसर बनने के लिए उसे कम से कम तीसरा परीक्षण पास करना था। हालांकि चूंकि वह परिवार में लेखांश की स्थिति और सामाजिक ज्ञान की कमी को जानती थी, उसने एक अपवाद बनाया और उसे अकादमी में रुद्राक्ष का शिक्षक बनने की अनुमति दी। सब कुछ पिछले 4 वर्षों से काफी अच्छा चल रहा था। लेखांश शायद कम जानकार था, लेकिन उसके शिक्षण कौशल काफी शानदार थे, और शीर्ष रैंकिंग वाले छात्रों के साथ उसके अच्छे संबंध ने संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। जब तक हाल ही में, यानी तीसरे वर्ष की छात्रा और राष्ट्र की दूसरी राजकुमारी, कोई ऐसी जिसने अतीत में लेखांश की पूजा की थी, अचानक आपत्ति उठाई। पूरी कक्षा के सामने उसने लेखांश को एक धोखाधड़ी और विफलता कहा। उसने उसे सबके सामने रुद्राक्ष को उत्कीर्ण करने का तरीका दिखाने की भी चुनौती दी।
हालांकि लेखांश किसी तरह स्थिति से बाहर निकल गया, चूंकि वह वास्तव में नहीं जानता था कि रुद्राक्ष को एक हथियार में कैसे उत्कीर्ण किया जाता है। उसके भागने से स्थिति बढ़ गई। जिस छात्रा ने उस पर आरोप लगाया था वह एक राजघराना थी, इसलिए उसकी आवाज को अन्य छात्रों ने भी समर्थन दिया। कल मंत्र शिखर संघ के सदस्यों के आने की उच्च संभावना थी, क्योंकि वे हमेशा आरती को अकादमी की प्रधानाचार्य होने के लिए एक बुरा विकल्प मानते थे। इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसे हटाने का अवसर तलाश रहे थे। हालांकि इनमें से कोई भी लेखांश की स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण नहीं था। अगर वह धोखाधड़ी के मामले में पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा और जेल हो जाएगी। इसलिए तुम्हें जाना होगा। लेखांश समझ गया कि वह क्या कह रही थी। हालांकि सिस्टम का अचानक दिखना उसे एक हल्की उम्मीद दे रहा था कि वह कथानक के खिलाफ जा सकता है। अब जाना खतरनाक होगा, क्योंकि इस समय सुरक्षा काफी सख्त है। इसलिए मैं सुबह जाने की सोच रहा हूं, जब सैनिक शिफ्ट बदलते हैं। आरती दुविधा में लग रही थी। जैसा कि उसने कहा, अब पकड़े जाने की उच्च संभावना थी, यहां तक कि उसकी मदद से भी। चूंकि स्कूल की सुरक्षा के लिए नियुक्त सैनिक प्रशिक्षित अनुभवी हैं। हालांकि वास्तविकता में लेखांश के दिमाग में कुछ और था, इसलिए वह कुछ समय चाहता था। जैसे वह आगे बढ़ा और अपना हाथ दूसरे के कंधे पर रखने के बाद उसने कहा, मैं सच में सुबह भाग जाऊंगा। मुझ पर भरोसा करो। लेखांश की आंखों में यह अजीब था कि यहाँ यह उसके फायदे के बारे में था, फिर भी ऐसा लग रहा था कि वह यहाँ आरती को समझा रहा था कि देरी से कोई समस्या नहीं होगी। महिला ने एक परेशान आह भरी और बड़बड़ाया, ठीक है, ठीक है। लेकिन अपनी चीजें तैयार रखना और सोना मत। मैं तुम्हें 4 बजे के आसपास बाहर निकाल दूंगी। लेखांश ने सिर हिलाया और आरती के साथ दरवाजे की ओर चला गया। बड़ा व्यक्ति दरवाजा खोलने और बाहर निकलने ही वाला था जब अचानक लेखांश ने आवाज दी, धन्यवाद। आरती, जब तुम्हारी प्रतिष्ठा दांव पर है तब भी तुम मुझे भागने में मदद करने में संकोच नहीं दिखा रही हो। हालांकि वह उसे मुश्किल से जानता था, वह उसके लिए जो कुछ भी कर रही थी उसके लिए वह काफी आभारी महसूस कर रहा था। महिला उसे देखने के लिए नहीं मुड़ी। दरवाजे के हैंडल पर उसकी पकड़ सख्त हो गई जैसे ही उसने बड़बड़ाया, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, मैं बस अंत तक चीजों का ध्यान रखने की कोशिश कर रही हूं। ऐसा कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई। अकेले छोड़ दिया गया, लेखांश ने एक आह भरी और वापस बिस्तर पर बैठ गया। उफ, मैं आराम क्यों कर रहा हूं? उसने तैरती हुई सिस्टम स्क्रीन की ओर अपनी आंखें घुमाईं और पूछा, तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैसे? सिस्टम प्रशासक आपको रुद्रशिल्प की मूल बातें सीखने की अनुमति देगा। आपको एक पूर्ण रुद्रशिल्पी बनने में मदद करने के लिए सामग्री, कौशल और पुरस्कार प्रदान करेगा। लेखांश ने अपना सिर झुकाया। यह क्या था? क्या तुम मुझे किसी तरह की धोखा देने वाली क्षमता दे सकते हो? या शायद मेरे सिर में रुद्रशिल्प के सभी तरीकों को स्थापित कर सकते हो? वह कुछ ऐसा ही उम्मीद कर रहा था। हालांकि कोई शॉर्टकट नहीं है। मेजबान को सब कुछ शून्य से सीखना होगा और अनुभवों के माध्यम से सीखना होगा। लेखांश ने अपना सिर खुजलाया और पूछा, तुम जानते हो कि मेरे पास मूल्यांकन से पहले 9 घंटे हैं, है ना? क्या वह रुद्रशिल्प का पहला कदम सीखने के लिए पर्याप्त होगा? हालांकि वह वास्तव में नहीं जानता कि एक हथियार पर रुद्राक्ष को कैसे उत्कीर्ण किया जाता है, वह इस बारे में जानकार है कि एक प्रशिक्षित रुद्रशिल्पी क्या हासिल कर सकता है। जैसे उसे एक बहुत ही स्पष्ट भावना है कि इतने कम समय में ये सिस्टम कुछ इतना चमत्कारिक कर सकता है। मेजबान को रुद्रशिल्प के बारे में मूल बातें सीखने में मदद करने के लिए एक समय कक्ष तैयार किया गया है। समय कक्ष एक एकांत स्थान जहां समय का प्रवाह बाहरी दुनिया से अलग गति से चलता है। इस पृथक क्षेत्र के भीतर मेजबान के पास अपने रुद्रशिल्प क्षमताओं को परिष्कृत और उत्थान करने के लिए एक आदर्श वातावरण होगा। बुनियादी पठन सामग्री तक पहुंच के साथ आप समय की बाधाओं के बिना बारीकी से अध्ययन, प्रयोग और अपने शिल्प को सिद्ध कर सकते हैं, जिससे तेजी से विकास और महारत प्राप्त हो सकती है। प्रवेश करें। हाँ, नहीं। लेखांश ने समय कक्ष के विवरण को पढ़ते हुए गुनगुनाया। वह अचानक एक उपन्यास की दुनिया में स्थानांतरित हो गया है। एक मामूली साइड कैरेक्टर, एक वास्तविक खलनायक भी नहीं, का शरीर ले लिया है और अब एक चाकू की धार पर खड़ा है। दोनों पक्ष खतरनाक हैं, लेकिन जिस पक्ष का सिस्टम सुझाव दे रहा था वह कहीं अधिक खतरनाक था। खैर, मेरे पास खर्च करने के लिए कुछ घंटे हैं। सिस्टम पर भरोसा करने का फैसला करते हुए उसके आसपास हर किसी की तरह एक पूरी तरह से नई इकाई, उसने हाँ विकल्प चुना।
पलक झपकी। वाह! लेखांश ने चिल्लाया जैसे ही उसने खुद को एक अंधेरी जगह में पाया। वह चारों ओर मुड़ा लेकिन मोमबत्ती द्वारा प्रदान की गई हल्की रोशनी को छोड़कर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जमीन कंक्रीट पत्थरों से बनी थी और काफी धूल भरी लग रही थी। लेखांश अपने आसपास का निरीक्षण करना चाहता था इसलिए उसने मोमबत्ती उठाने की कोशिश की लेकिन उसकी उंगलियां मोमबत्ती से गुजर गईं जैसे कि वह वास्तव में वहां नहीं थी बल्कि सिर्फ एक प्रक्षेपण थी। आपका स्वागत है, मेजबान। ये सीखने के लिए आपका केंद्र है। एक जगह जहां आप रुद्रशिल्प के बारे में सीखेंगे और उन अध्ययनों को उल्लेखनीय हथियार बनाने के लिए लागू करेंगे। जैसे ही वे शब्द उसकी आंखों के सामने दिखाई दिए, जमीन पर एक किताब गिर गई। धप! लेखांश नीचे झुक गया और किताब का नाम पढ़ा। रुद्रशिल्पी, पहला कदम। तत्व को पढ़ना। तारांकन तारांकन। सिया की आंखें सुबह जल्दी खुल गईं। वह पिछली रात ठीक से सो नहीं पाए। कल जो कुछ भी हुआ, उसने उसे ठीक से सोने नहीं दिया। वह एक शाही परिवार से आती है और उसे बहुत छोटी उम्र से ही शिष्टाचार सिखाया गया है। और सिया हमेशा एक काफी नर्म बोलने वाली और अनुशासित बच्ची रही है, कोई ऐसी जो अपने बड़ों का अपमान नहीं करती। तो ऐसा क्या हुआ कि उसने अपने पसंदीदा प्रोफेसर और जिस आदमी का उसने सबसे ज्यादा सम्मान किया, उसका अपमान किया? यह उसका अद्वितीय कौशल था, जिसने उसे उन लोगों के दिमाग को पढ़ने की अनुमति दी जिनके साथ वह करीबी थी। और 2 दिन पहले, उसने अप्रत्याशित रूप से प्रोफेसर लेखांश की आवाज उनकी कक्षा के दौरान सुनी। वे शब्द, वह कभी नहीं भूल सकती। वे आंखें, मैं उन्हें नोचना चाहता हूं और तुम्हें एक कमबख्त चूहे की तरह मरने तक खून बहते हुए देखना चाहता हूं। तुम्हारे अंग टूट जाएंगे और तुम मदद के लिए एक मूर्ख की तरह चिल्लाओगे इससे पहले कि मैं तुम्हें मौत दूं। इतना ही नहीं, बल्कि कई अन्य क्रूर और अमानवीय बातें उसने उस आदमी से सुनी जिसे उसने अकादमी में सबसे कोमल और विचारशील व्यक्ति माना था। कोई ऐसा जिसका उसने सम्मान और पूजा की। वह वास्तव में एक क्रूर प्राणी था जो अपने छात्र से ईर्ष्या करता था। अर्णव, वह लड़का जिसने लेखांश की मंगेतर को चुरा लिया था। खैर, वह यहाँ चीजों को बड़ा चढ़ाकर बता रही थी क्योंकि अर्णव और उर्वशी सिर्फ अच्छे दोस्त थे। हालांकि, जो लोग प्रोफेसर लेखांश से नफरत करते थे, उन्होंने अफवाह फैलाई कि वे एक चीज या तरह के हैं। हालांकि, सिया ने ईमानदारी से उम्मीद की थी कि लेखांश उन हास्यास्पद अफवाहों पर कभी विश्वास नहीं करेगा। आखिरकार, उसकी आंखों में केवल 2 लोग थे जिनके पास एक परिपक्व दिमाग था, उसके पिता और प्रोफेसर। हालांकि, वह पूरी तरह से गलत थी। इतनी पूरी तरह से गलत। वह आदमी बस एक ईर्ष्यालु हारा हुआ है जो एक लड़के से ईर्ष्या करता था और उसकी हत्या की योजना बना रहा था। सिया ने उस आदमी के लिए जो सम्मान रखा था, वह राख में बदल गया। और जब उसने अपने दोस्तों से सुना कि आदमी ने कभी भी, एक बार भी, छात्रों को व्यवहारिक पाठों के लिए नहीं लाया था, तो उसने कुछ जानकारी खो दी और पाया कि लेखांश एक झूठा रुद्रशिल्पी था। उसने वास्तव में शिक्षक बनने के लिए प्रधानाचार्य के साथ अपने संपर्क का इस्तेमाल किया। उसके पास जो संकोच का आखिरी अंश था, वह उस सबूत के साथ फीका पड़ गया, और उसने पूरी कक्षा के सामने आदमी का अपमान किया, उसे एक नकली कहा। और अब, कुछ घंटों में, उसे सबके सामने अपमानित किया जाएगा या ये बहुत आश्चर्यजनक नहीं होगा कि वह स्थिति का सामना करने के बजाय भाग जाएगा। अपने होठों को काटते हुए, वह दूर मुड़ी और धीरे से बड़बड़ाया, बेवकूफ हारा हुआ। आरती चौंक गई जब वह लेखांश के कमरे में लौटी और उसे सोते हुए पाया। वह क्या सोच रहा है? लेखांश, जागो। उसने उसे हिलाया, उसे किसी तरह जगाया। लेखांश ने बड़बड़ाया और कहा, तुम क्या कर रही हो? मैं देर तक पढ़ रहा था। मुझे सोने दो। उसने वापस लेटने की कोशिश की लेकिन तुम्हें जाना है, तुम भूल गए। आओ तुरंत उठो। उसकी आवाज तेज थी और महिला अस्वाभाविक रूप से घबराई हुई लग रही थी। लेखांश आखिरकार उठा और महिला का सामना किया, मेरे लिए अब भागना जरूरी नहीं है। आरती की आंखें चौड़ी हो गईं। वह समझ नहीं पाई कि वह अचानक क्या कह रहा था और क्यों। लेखांश ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, मैं उनका सामना करने जा रहा हूं। आरती के होंठ धीरे धीरे हिले जैसे ही उसने अविश्वास में पूछा, तुम कैसे दुनिया में उनका सामना करने जा रहे हो जब तुम्हें रुद्रशिल्प नहीं आता है? लेखांश ने उसे आश्वासन दिया, हालांकि मैंने परीक्षा का सामना किया, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता। मैं बस संकोच कर रहा था क्योंकि मैं इतने बड़े मंच पर ऐसा करने में विफल रहा और इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला जब मैं नौकरी मांगने आया था। लेखांश जानता था कि वह यहाँ आएगी और उसे जाने के लिए कहेगी,
इसीलिए उसने पहले से ही झूठ तैयार कर लिया था। आरती ने अपनी मुट्ठी भींची, जैसे ही उसने पूछा, क्या तुम सच में निश्चित हो? यहाँ शिखर संघ के सदस्यों के होने की उच्च संभावना है। लेखांश ने सिर हिलाया, मुझ पर भरोसा करो आरती। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उन शब्दों को सुनकर आरती हैरान रह गई। वह इसकी उम्मीद नहीं कर रही थी। एक लंबी दूरी से वह अपने चचेरे भाई को जानती है और उसके व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए वह मानती है कि उसने पहले ही अपना बैग पैक कर लिया होगा और उसके भागने के लिए उसका इंतजार कर रहा होगा। हालांकि अप्रत्याशित रूप से वह कह रहा था कि वह इसे संभाल सकता है। उसे नहीं पता था कि उसे राहत महसूस करनी चाहिए या चिंतित। उसके कंधों ने अपनी ताकत खो दी जैसे ही उसने नीचे देखा और कहा, मैं चाहती हूं कि तुम अपना जीवन शांति से जारी रखो। मैं सच में करती हूं। इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले कृपया ध्यान से सोचो। लेखांश ने महिला पर मुस्कुराया। हालांकि वह अतीत में उसके प्रति अच्छा नहीं था जब वह मुख्य घर आती थी। लेकिन जब लेखांश को उसकी जरूरत थी, तो उसने अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाने और एक विफलता को भर्ती करने का इतना बड़ा जोखिम लेने से पहले 2 बार नहीं सोचा। अब भी वह सारा दोष लेने और लेखांश को भागने में मदद करने के लिए पूरी तरह से ठीक लग रही थी। ऐसा परोपकारी व्यक्ति, असली लेखांश को महिला की और सराहना करनी चाहिए थी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। सुबह 8 बजे औपचारिक हॉल में सैकड़ों छात्र एकत्र हुए हैं। चर्चा काफी बड़ी थी क्योंकि आज इतिहास में पहली बार एक शिक्षक यहां होने के लिए अपनी योग्यता दिखाने जा रहा था। केवल कुछ ही शिक्षक थे जिन्होंने इस मामले पर अपनी नाखुशी दिखाई, जबकि कई थे जो समर्थन में थे क्योंकि उन्हें भी लेखांश की योग्यता पर संदेह था, या इससे भी ज्यादा, ये लोग वे थे जो शाही गरिमा पर एक अच्छा प्रभाव डालना चाहते थे। ऐसे भी थे जो बस तमाशा का आनंद लेने के लिए यहाँ थे, ठीक छात्रों की तरह। लेखांश एक काफी लोकप्रिय प्रोफेसर था, मुख्य रूप से उसके रूप और दोस्ताना व्यवहार के कारण। अतीत में कई छात्रों ने उसे प्रस्ताव दिया था। इसीलिए अधिकांश पुरुष आबादी प्रोफेसर को पसंद नहीं करती, जो बताता है कि भीड़ में मुख्य रूप से लड़के क्यों मौजूद थे। स्वाभाविक रूप से सिया भी छात्रों के बीच मौजूद थी और उसके बगल में 2 और छात्र थे। एक वह काले बालों वाला लड़का था जो कल उसका पीछा करने आया था, और अर्णव के बगल में एक हरे बालों वाली लड़की थी, लेखांश की मंगेतर उर्वशी। सिया ने चारों ओर देखा और पाया कि ऐसे छात्र थे जो टमाटर, अंडे और न जाने क्या क्या लाए थे जो आदमी पर फेंके जाएंगे। उसने अपनी मुट्ठी भींची और अपनी आंखें हटा लीं। वह ठीक से जानती थी कि आज क्या होगा, और इसके पीछे का कारण वह होगी। हालांकि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। वह बस इतना ही कर सकती थी कि आदमी का असली चेहरा सबके सामने आने दे। मुझे शर्त है कि वह भाग गया होगा, पास के लड़कों में से एक ने मजाक किया। नहीं, अगर उसने सच में कोशिश की होती तो स्कूल की सुरक्षा ने उसकी ऐसी तैसी कर दी होती। लेकिन वह मजेदार होता। वह बीमार कमीना भागने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता। मुझे जरूर नज़ारे का आनंद आता। कई थे जो आदमी से नफरत करते थे, लेकिन सिया अकेली थी जिसने उसके खिलाफ एक कदम उठाया। वह इसके लायक है। उन विचारों के साथ उसने अपना ध्यान ऑडिटोरियम के प्रवेश द्वार की ओर किया। जल्द ही कई आकृतियों ने कमरे में प्रवेश किया और कई छात्र हैरान रह गए। क्या वे मंत्र शिखर संघ के सदस्य नहीं हैं? धत, तो वे सच में आए। तुम क्या कह रहे हो? ये राजकुमारी है जिसने शिकायत की और यह एक प्रतिष्ठित अकादमी है। बेशक वे इसकी परवाह करेंगे। कई लोग शिखर संघ के सदस्यों के अचानक आने के बारे में बातचीत करने लगे। सिया का मुंह आश्चर्य में थोड़ा खुला रह गया। उसने नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी कार्रवाई करेंगे। हालांकि वह जानती थी कि यह कोई छोटी बात नहीं थी, फिर भी मंत्र शिखर संघ के कार्रवाई करने के लिए। मैंने तुम्हें कहा था, तुमने एक गंभीर गलती की है। अर्णव की आवाज उसके कानों में गूंजी, जिससे लड़की परेशान हो गई और वह हाथ बांधकर दूर मुड़ गई। वह इसके लायक है। उर्वशी ने घबराहट में दोनों के बीच झलक देखा। वह नहीं चाहती थी कि दोनों लड़ें। शिखर संघ के सदस्य सभी प्रधानाचार्य के साथ मंच पर गए। शिक्षकों द्वारा छात्रों को शांत किया गया, क्योंकि औपचारिक हॉल में खामोशी छा गई। क्लिक, केवल कुछ क्षणों के लिए, क्योंकि दरवाजे फिर से खुले और एक परिचित आदमी ने हॉल में प्रवेश किया। लेखांश यहाँ था। कई छात्र हैरान रह गए और कई मुस्कुराए। अर्णव भी आदमी को यहाँ देखकर हैरान था। इस बीच सिया बस अपनी जगह पर जमी रही। उसकी आंखें लंबे आदमी के फ्रेम का पता लगा रही थी जैसे ही वह आत्मविश्वास से मंच की ओर बढ़ा।
हालांकि वह दूसरों से अलग और सामने के पास खड़ी थी, उसने कभी भी उसे नहीं देखा और मंच पर चढ़ गया। मूल्यांकन जो बताएगा कि लेखांश वास्तव में एक रुद्रशिल्पी है या नहीं, शुरू होने वाला था। आरती को लेखांश पर भरोसा था और उसने उसे यहाँ आने दिया। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि इस मूल्यांकन की रिपोर्ट लेने के बजाय संघ के सदस्य वास्तव में यहाँ आ जाएंगे। इतना ही नहीं, जो भीड़ जमा हुई थी वह पूरी तरह से अपमानजनक थी। इतने सारे छात्र लेखांश पर संदेह कर रहे थे। ये सच में अपमानजनक था। और जिसने चिंता व्यक्त की थी वह हाथ बांधे ठंडी निगाहों से सामने खड़ी थी। हालांकि वह न तो उससे और न ही किसी और से कुछ कह सकती थी। प्रधानाचार्य के रूप में यह उसका कर्तव्य था कि वह अपने शिक्षकों के बारे में हर छात्र के संदेह को दूर करे। लेकिन सच्चाई ये थी कि अकादमी में एकमात्र योग्य शिक्षक लेखांश ही था। इसलिए अगर वह आज विफल होता है तो उसकी प्रधानाचार्य की पदवी तो जाएगी ही, अकादमी की प्रतिष्ठा भी मिट्टी में मिल जाएगी। आज कई चीजें दांव पर थीं, और केवल एक ही बात तय करेगी कि वह सिर उठाकर लौटेगी या पूछताछ कक्ष में घसीटे जाते समय दूसरों से नजरें चुराएगी। अब ये सब लेखांश पर निर्भर करता था कि वह क्या करता है। लेखांश थोड़ा घबराया हुआ था। वह पढ़ाई, ऋण और तंत्र सिस्टम में इतना मग्न था कि वह लगभग भूल ही गया था कि वह एक उपन्यास की दुनिया में है और वर्तमान में एक गौण पार्श्व चरित्र की भूमिका निभा रहा है जिसे कहानी से अब तक गायब हो जाना चाहिए था। वह मंच पर चढ़ा और 3 आकृतियों का सामना किया, जिन्होंने अपने कंधों पर रेतीले पीले रंग के चोगे पहने हुए थे और उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। मंत्र शिखर संघ के सदस्य नई ऋण का शोध और आविष्कार करते हैं और उन विशेष छात्रों को प्रशिक्षित भी करते हैं जो असाधारण प्रतिभा दिखाते हैं। पूरे विश्व में केवल 7 मंत्र शिखर संघ हैं और उनमें से एक अकादमी के ही देश में था। चूंकि उन्हें मानवता का स्तंभ कहा जाता है, इसलिए मंत्र शिखर संघ के सदस्यों का बहुत सम्मान किया जाता है और उनसे भय भी खाया जाता है। लेखांश पहले से ही जानता था कि वे यहाँ आएंगे क्योंकि वे आरती, एक पूर्व वार्डन, एक योद्धा जो दुष्ट देव अनुयायियों का सफाया करती है, को कभी पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि आरती को उसी व्यवसाय में रहना चाहिए क्योंकि लोगों के लिए उसका योगदान कहीं अधिक प्रशंसनीय था। हालांकि आरती एक शिक्षक बनना चाहती थी, इसलिए वह उनके शब्दों के खिलाफ गई, और उसके समर्पण और पिछले प्रधानाचार्य के साथ अच्छे संबंधों के कारण वह अकादमी का नया चेहरा बन गई। अब वे आरती पर एक धोखेबाज को अपनी शक्ति का उपयोग करके अंदर लेने का आरोप लगाने के लिए यहाँ थे, और इस आरोप का उपयोग करके वे उसे बाहर निकाल देंगे और उसे वार्डन बनने के लिए लौटने के लिए मजबूर करेंगे। खैर, अगर लेखांश आज विफल होता है, तभी उसने मंच से नीचे देखा और एक परिचित चेहरा पाया। उसके हाथ सीने पर कसकर बंधे थे और उसके चेहरे पर कठोर भाव था। इस गड़बड़ी का कारण और वह व्यक्ति जिसे उसके पतन का कारण बनना चाहिए था, सिया। उसने उसके पीछे देखा और इस दुनिया के उद्धारकर्ता को पाया, या कम से कम लोग उसे ऐसा ही मानते थे। मुख्य पात्र अर्णव। उनकी निगाहें मिली और अर्णव की आंखों में एक जटिल भाव दिखा जब उसने वापस उसे घूर कर देखा। लेखांश की आंखें उस व्यक्ति की ओर गईं जो अर्णव के पीछे छिपने की पूरी कोशिश कर रही थी। हालांकि बस उसके व्यवहार और बालों के रंग से लेखांश जानता था कि वह कौन थी। वह अप्रत्यक्ष रूप से लेखांश के सबके सामने खड़े होने का कारण बनी थी। वह व्यक्ति जिससे उसकी सगाई हुई थी और जिससे वह प्यार करता था, उर्वशी। छात्रों, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। आरती ने शुरू किया, क्योंकि उसने अपनी आवाज़ को सभागार के हर कोने तक पहुँचाने के लिए एक ध्वनि प्रवर्धक कलाकृति का उपयोग किया। हाल ही में एक छात्र ने प्रोफेसर लेखांश की ऋण शिल्प कौशल पर सवाल उठाया है। वे जानना चाहते हैं कि क्या प्रोफेसर लेखांश वास्तव में आपको पढ़ाने लायक हैं या नहीं। ऐसे में अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए वह आप सभी की आंखों के सामने अपना ऋण शिल्प कौशल प्रदर्शित करेंगे। हालांकि आरती ने यह नहीं बताया था कि लेखांश को धोखेबाज किसने कहा। उसे यह मानना मुश्किल लगा कि अब तक कोई भी छात्र इससे अनजान होगा। तीनों संघ प्रमुख मंच के पीछे खड़े थे और प्रधानाचार्य को जारी रखने की अनुमति दी। प्रोफेसर लेखांश अब मंच पर एक ऋण बनाकर अपनी कौशल का प्रदर्शन करेंगे। जैसा उसने कहा, लेखांश आगे बढ़ा और बोला, मैं अब एक छात्र से स्वयंसेवक बनने और मुझे उनके लिए एक ऋण बनाने की अनुमति देने के लिए कहूंगा। आरती को परीक्षण विषय बनने के लिए कहना ऐसा लगता कि वह धोखा दे रहा था। आखिरकार लेखांश अपनी चचेरी बहन के बारे में सब कुछ जानता है, दूसरों की नज़रों में। इसलिए उसने छात्रों से पूछा,
हालांकि उनमें से एक भी व्यक्ति एक संभावित धोखेबाज को अपने शरीर से जुड़ने देने को तैयार नहीं लग रहा था। आखिरकार एक रुन शिल्पी रुन उकेरते समय अपने लक्ष्य की चेतना की सबसे गहरी परतों में उतरता है। आरती ने आह भरी। जैसे ही वह उन्हें प्रोत्साहित करने वाली थी, तभी अचानक एक व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया। मैं करूंगा। ये दूसरे वर्ष का एक काले बालों वाला लड़का था जिसने अपना हाथ उठाया और बिना किसी हिचकिचाहट के मंच की ओर चलने भी लगा। लेखांश को मुख्य पात्र को इतना निडर होकर सामने आते देख कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब वह मंच पर चढ़ा। अन्य छात्र उसके साहस से चकित थे, जबकि उर्वशी और सिया घबराए हुए लग रहे थे, अपने दोस्त को एक विफल व्यक्ति का परीक्षण विषय बनने के लिए आत्मसमर्पण करते देख। क्या आप इस बारे में निश्चित हैं, छात्र अर्णव? औपचारिकता के तौर पर आरती ने उससे पूछा। एक गर्म मुस्कान के साथ अर्णव ने जवाब दिया, आप उन पर भरोसा करती हैं, मैडम, और मैं आप पर भरोसा करता हूं। इसलिए मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन शब्दों को छोड़कर जिन्होंने निश्चित रूप से आरती पर एक प्रभाव छोड़ा, मुख्य पात्र लेखांश के पास पहुंचा। लेखांश ने बिना कुछ कहे जाकर एक कुर्सी लाए और उसे निर्देश दिया, ठीक है, पहले बैठ जाओ। अर्णव ने निर्देशों का पालन किया और छात्रों की ओर मुंह करके बैठ गया। जैसे ही लेखांश दूर हटा, आरती उसके लिए एक जादुई क्रिस्टल लाई। ये लो। लेखांश ने जादुई क्रिस्टल को देखा, फिर उसने महिला को देखा और एक मुस्कान के साथ उसने सिर हिलाया। आरती हैरान थी कि वह जादुई गेंद क्यों नहीं ले रहा था, जो पहला धागा बनाने के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता थी। हालांकि लेखांश ने उसे जवाब नहीं दिया और अर्णव की ओर चला गया। छात्र भी लेखांश के क्रिस्टल बॉल की मदद न लेने की बेतुकी स्थिति के बारे में फुसफुसाने लगे। क्या ये किसी तरह का दिखावा है? क्या वह कोशिश किए बिना ही हार मानने वाला है? या शायद यह आदमी सोच रहा है कि वह अपने कूल्हे से एक रुन उकेरने वाला है? फुस। इस तरह की टिप्पणियों की कोई कमी नहीं थी। हालांकि लेखांश अडिग रहा जब वह अर्णव के सामने खड़ा हुआ और अपनी रुन पेंसिल पकड़ी। तीनों मंत्र शिखर संघ के सदस्यों में से एक आगे बढ़ा और पूछा, क्या आप क्रिस्टल बॉल का उपयोग नहीं करने जा रहे हैं? वह सवाल सभी ने सुना जब वे ये सुनने का इंतजार कर रहे थे कि लेखांश को क्या कहना है। क्या वह ये घोषणा करने वाला था कि वह क्रिस्टल बॉल का उपयोग नहीं कर सकता है, और यह भी कि वह एक धोखेबाज है? सिया भी उत्सुकता से इंतजार कर रही थी कि यह हारा हुआ आदमी यहाँ क्या कहेगा। उसके ज्ञान से ये पहले से ही बहुत आश्चर्यजनक था कि वह यहाँ दिखाई भी दिया। सबकी प्रतीक्षा भरी निगाहों के नीचे लेखांश ने एक मुस्कान के साथ खुलासा किया, मैं रुन का उपयोग करके अर्णव की आत्मीयता अफिनिटी को पहचानूंगा। सभागार में सन्नाटा छा गया। क्या वह पागल हो गया है या क्या? मैंने कभी ऐसा कोई सिद्धांत नहीं सुना जो ये साबित करता हो कि रुन किसी व्यक्ति की आत्मीयता बता सकती हैं। हो सकता है कि वह सिर्फ कूल बनने की कोशिश कर रहा हो। बनना चाहता है मुख्य पात्र? फुस। बेतुका बयान सामने आने के बाद उसका मजाक उड़ाने वाले छात्रों की संख्या दोगुनी हो गई। तीनों संघ सदस्यों में से एक आगे बढ़ा और पूछा, मिस्टर लेखांश, क्या आप समझा सकते हैं कि आपने अभी क्या कहा? उसकी आवाज से यह स्पष्ट था कि वह व्यक्ति भी लेखांश की बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। हालांकि छात्रों के विपरीत संघ सदस्य इस तथ्य से अनजान नहीं था कि वास्तव में रुन का उपयोग करके किसी की आत्मीयता जानने का एक तरीका होता है। हालांकि उस तकनीक को एक मिथक माना जाता है और हर कोई जिसने उस सिद्धांत को जीवन में लाने की कोशिश की, उसे परम विफलता का सामना करना पड़ा। लेखांश, जो शुरू करने वाला था, लगभग अपनी जीभ को क्लिक कर बैठा जब वह उस आदमी की ओर मुड़ा। उसके होठों पर एक कठोर मुस्कान आई जब उसने कहा, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, सर अल्बेक, मैं छात्र अर्णव की सटीक आत्मीयता का पता लगाने के लिए रुन का उपयोग करूंगा। ऐसा कहकर लेखांश अर्णव की ओर मुड़ा और इस बार उसने विचलित होने का इंतजार नहीं किया। अपनी उत्कीर्णन पेंसिल को लहराते हुए उसने हवा में 4 प्रतीक बनाए, अर्णव के पीछे एक गोलाकार पैटर्न में। आदमी को वास्तव में रुन उकेरते देख सब शांत हो गए। सिया के माथे पर शिकन थी, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया कि वह कोई समझदार बात कर रहा था और केवल अनिवार्य को टाल रहा था, इसलिए उसने चुपचाप देखा। लेखांश ने राहत की सांस ली क्योंकि 4 तत्व ठीक वैसे ही खींचे गए थे जैसे उसने अभ्यास किया था। 4 तत्व अग्नि, पृथ्वी, जल और वायु अर्णव को घेरे हुए थे क्योंकि लड़के ने उन्हें देखने के लिए अपना सिर झुकाया। लेखांश बोलने लगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 4 मूल तत्व हैं जिन्हें हम सभी जानते हैं, अगर प्रकाश और अंधकार को बाहर निकाल दें, जो काफी दुर्लभ तत्व हैं।
और चून की ज्वाला का तत्व छात्र अर्णव को प्रतिक्रिया दे रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि उसकी अग्नि तत्व के साथ आत्मीयता है। क्या मैं सही हूं, छात्र? लेखांश ने पूछा, और प्रश्न में व्यक्ति ने घबराकर उत्तर दिया, हाँ हाँ, ये सही है। छात्र चकित थे। हालांकि उनकी संख्या कम थी, क्योंकि कोई भी अपनी प्रोफाइल पढ़कर अपनी आत्मीयता के बारे में जान सकता था। 3 संघ सदस्यों में से एक आगे बढ़ा और पूछा, तो क्या आप उसके लिए क्रिस्टल बॉल का उपयोग नहीं कर सकते थे? लेखांश ने सिर हिलाया, बहुत अच्छा सवाल है, मैडम एलेनोर, लेखांश ने कहा इससे पहले कि वह अपनी उत्कीर्णन पेंसिल को फिर से ऊपर लाया। किसी तरह उसके आत्मविश्वास भरे आचरण ने आरती को आश्चर्यचकित कर दिया जब उसने अपनी भौहें उठाईं। इस बीच लेखांश ने अपनी पेंसिल को अर्णव के चारों ओर लहराया, और 4 तत्व गायब हो गए और उनकी जगह 2 और तत्वों ने ले ली। यह एक अर्धचंद्र पैटर्न में था, जिसमें 2 गोले थे, एक ऊपर की नोक पर और दूसरा नीचे की नोक पर। 2 गोले प्रकाश और अंधकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 2 अनियमित आत्मीयताएं हैं, जिन्हें दुख की बात है कि एक क्रिस्टल बॉल ट्रैक नहीं कर सकती है। हालांकि रुन, जैसा उसने कहा, उच्च बिंदु पर एक गोला प्रकाशित होने लगा, जैसा कि लेखांश ने मुस्कुराते हुए कहा। वे सब कुछ खोद निकालते हैं। क्या ये? लेखांश को छोड़कर सभागार के अंदर मौजूद हर एक प्राणी की आंखें पूर्ण सदमे में चौड़ी हो गईं। प्रकाश आत्मीयता, ऐसे दुर्लभ और मजबूत तत्वों के स्वामी केवल कुछ ही हैं, और केवल कुछ ही जानते थे कि अर्णव के पास वह तत्व था। स्वाभाविक रूप से लेखांश को अपने पिछले जीवन से इसके बारे में पता था, हालांकि इस जीवन में लेखांश को इससे अवगत नहीं होना चाहिए था, इसलिए रुन का उपयोग करके इसका खुलासा करने से कोई भी उस पर संदेह की निगाह नहीं डाल पाएगा। हॉल में एक बहुत लंबी चुप्पी छाई रही। इससे पहले अंत में अल्बेक ने पूछा, क्या आप इसे साबित कर सकते हैं? क्या आप साबित कर सकते हैं कि उसके पास 2 तत्व हैं? लेखांश गुनगुनाया, उसके हाथ उसकी छाती पर बंधे थे जब उसने कहा, बेशक, मैं कर सकता हूं। लेकिन उसके लिए मुझे एक हथियार की जरूरत होगी, आप देखिए। अल्बेक ने आरती को देखा इससे पहले कि महिला स्कूल के कर्मचारियों की ओर मुड़ी। कर्मचारी हथियार स्टैंड की ओर गए और लेखांश के लिए एक तलवार लाए। लेखांश ने लकड़ी की तलवार उठाई। ये रुन के लिए कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन चूंकि वे केवल उसके कौशल का परीक्षण कर रहे थे, इसलिए इसके बारे में शिकायत करने का कोई मतलब नहीं था। उसने तलवार और उत्कीर्णन पेंसिल ली इससे पहले कि उसने लिखना शुरू किया। धागे क्या हैं? वे जोड़ने वाले घटक हैं जो किसी को बेहतर उपयोग के लिए अपने हथियार से जोड़ते हैं। इसलिए यदि लेखांश चाहता था कि तलवार अर्णव के लिए उपयोगी हो जाए, तो उसे ज्वाला और प्रकाश तत्वों के लिए रुन को ठीक से उकेरना होगा। ये पहला और सबसे बुनियादी धागा है। हालांकि चूंकि प्रकाश तत्व वह नहीं है जो कोई आमतौर पर जागृत करता है, इसलिए इस तलवार का उपयोग केवल अर्णव ही ठीक से कर सकता है। यह क्या है? सिया का मुंह खुला रह गया जब उसने लेखांश को बिना किसी हिचकिचाहट के तलवार पर रुन पेंसिल चलाते देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह धोखेबाज अर्णव के रहस्य को कैसे पहचान पाया और अब एक सामान्य हथियार को दिव्य शस्त्र में बदलने के लिए एकदम सही रुन भी उकेर रहा था। ये वह नहीं थी, बल्कि आरती भी थी, जो अत्यधिक सदमे में थी। वह यहाँ लेखांश को किसी और से बेहतर जानती है। वह जानती थी कि उसे रुन शिल्प कौशल के बारे में कुछ नहीं पता था। वह जानकार था, हाँ, लेकिन रुन उकेरना। एक ही रात में क्या बदल गया? महिला ने अपने मुंह में बुदबुदाया। मंच के बीच में वापस लेखांश को बस उस प्राचीन भाषा को खोदना था जो उसने कल पढ़ी थी। कोई सोच सकता है कि एक ही रात में एक नई भाषा सीखना असंभव था। ये सही है, यह असंभव है। हालांकि लेखांश को पूरी रुन भाषा सीखने की जरूरत नहीं थी। उसे केवल 6 शब्दों के संयोजन को सीखना था जो 6 तत्वों का वर्णन करते थे। और बस। हालांकि समस्या तब पैदा होगी जब वे उसे दूसरा धागा बनाने के लिए कहेंगे। रुन उकेरने को भूल जाओ, वह नहीं जानता कि किसी के जादुई प्रवाह को कैसे पढ़ना है। डर की परवाह किए बिना उसने अपनी उंगलियों को कांपने नहीं दिया और कोई गलती नहीं की। रुन उकेरी गई, और यह एक हल्के हरे रंग की चमक के साथ चमकी। सभी ने चुप्पी में देखा जब रुन उकेरी गई और लेखांश वापस अपने पैरों पर खड़ा हो गया। एक आह भरकर लेखांश ने लड़के की ओर तलवार बढ़ाई, इससे पहले कि उसने कहा, जाओ, कोशिश करो। आरती ने प्रत्याशा में अपनी मुट्ठी भींच ली। सिया सहित कई लोगों ने अपनी सांस रोक ली। हालांकि उसकी घबराहट का कारण पूरी तरह से अलग था। अर्णव ने तलवार पकड़ी और माथे पर शिकन डाली। यह आरामदायक लगा।
थोड़ा बहुत आरामदायक। उसने अब तक कई हथियारों का इस्तेमाल किया है, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी दोनों आत्मीयताओं का समर्थन नहीं किया। लेकिन यह है, मैं तलवार के चारों ओर अपने जादू को आराम से लपेट सकता हूँ। अर्नव ने एक आवाज में बुदबुदाया जो मंच पर और सामने खड़े लोगों तक पहुंची। सिया इनकार में थी। उसके चेहरे से सारा रंग गायब हो गया क्योंकि वह लड़खड़ाकर पीछे हट गई। यह यहाँ क्या हो रहा है? कई छात्रों ने अर्नव ने जो कहा था उसे समझने के लिए संघर्ष किया। कुछ स्पष्टीकरण के लिए पूछने के लिए मुड़े जब अचानक क्षण एक जादू का गठन स्पेल फॉर्मेशन जीवित हो उठा। अर्नव का सिर स्रोत की ओर घूम गया। धड़ाम, एक आग का गोला हवा में फटा, भीड़ में विस्फोट हो गया। छात्र चिल्लाए जब आग की लपटों ने प्रतिक्रिया देने में बहुत धीमे लोगों को एंगल्फ कर लिया। मंच गर्मी के नीचे कांप उठा, जलते हुए अंगारे सभी दिशाओं में बिखर गए। आग दहाड़ती हुई आगे बढ़ी, सीधे आरती की ओर जा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वह उस तक पहुंच पाती, टक, एक ब्लेड ने आग की लपटों को रोका, उन्हें सरासर बल से चीर दिया। अर्नव की पकड़ कस गई क्योंकि उसने अपनी खुद की लपटों को हथियार में डाला। उसकी तलवार पिघले हुए स्टील की तरह जल रही थी, फिर भी लकड़ी जरा भी नहीं जली। हॉल में हाँफने की आवाजें गूंज उठी, सदमा, विस्मय, अविश्वास। दांत पीसते हुए उसने आग के गोले को चीर दिया, हवा में अंगारे बिखेर दिए इससे पहले कि वह बचे हुए हिस्सों को दूर भगाता। फिर उसकी तेज आंखों ने हरकत पकड़ी, एक आकृति निकास की ओर भाग रही थी। अर्नव ने झिझका नहीं, उसने अपनी पकड़ बदली, तलवार को एक भाले की तरह पकड़ा। ब्लेड के चारों ओर प्रकाश फट पड़ा, एक शानदार चमक ने पूरे हथियार को निगल लिया। उसकी निगाह भागते हुए आदमी पर टिकी हुई थी। तुम बचकर नहीं निकलोगे। उसकी कलाई के एक झटके से क्षण ब्लेड हवा में सीटी बजाई, उसकी धधकती रोशनी ने धुएं से भरे हॉल को काट दिया। भागते हुए आदमी को मुश्किल से अपना सिर मोड़ने का समय मिला। ठक, तलवार उसके कंधे के आर पार हो गई। एक चीख उसके गले से फट पड़ी क्योंकि बल ने उसे जमीन पर गिरा दिया, फर्श पर फिसल गया इससे पहले कि वह एक खंभे से टकराता। पॉलिश किए गए टाइल्स पर खून बिखर गया। गार्ड तुरंत हमलावर को पकड़ने चले गए, जबकि मंच पर मौजूद सभी लोग अर्नव को पूर्ण आश्चर्य के साथ देख रहे थे। हालांकि केवल लेखांश के माथे पर शिकन थी। वह ब्लेड उसका पहला असली काम था, और उसने इसे भाले की तरह फेंक दिया। उफ, मिस्टर लेखांश, संघ प्रमुख अल्बेक की आवाज सुनकर लेखांश उस आदमी की ओर मुड़ा इससे पहले कि उसने उसे कहते सुना, क्या हमें कार्यालय में बात करनी चाहिए? आरती का दृष्टिकोण। मेरा मन उत्साह और सदमे के बीच कूद रहा था। उत्साह इस बात का कि मूल्यांकन उस उम्मीद के विपरीत गया जो हर किसी को, यहाँ तक कि मुझे भी थी। लेखांश ने न केवल अर्नव की आत्मीयता को पहचानने का अपना असाधारण कौशल, जो हर तरह से अद्वितीय था, दिखाया, बल्कि उसने पहली कोशिश में ही हथियार पर रुन को सफलतापूर्वक उकेरा भी। हालांकि वह रुन उकेरते समय एक सामान्य रुन शिल्पी की तुलना में थोड़ा धीमा था, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसने, वास्तव में, आज सबके सामने एक काम करने योग्य शस्त्र का उत्पादन किया। यह मेरे लिए काफी सदमा था क्योंकि मैं जिस लेखांश को जानती थी, वह अपने ज्ञान की कमी और जादुई नियंत्रण के कारण रुन उकेरने में विफल रहा था। रुनिक भाषा सीखना एक बात थी, एक तेज दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। हालांकि एक हथियार पर रुन उकेरने के लिए किसी के पास रुन शिल्प कौशल और त्रुटिहीन जादुई नियंत्रण होना चाहिए। रुन बनाने के दौरान एक भी गलती और व्यक्ति खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने लेखांश पर नजर डाली और उसे छत को देखते हुए पाया जब हम कार्यालय की ओर चल रहे थे। आज उसके बारे में कुछ अलग था। नहीं, ये कल से ऐसा ही था। किसी तरह उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण हासिल कर लिया था। जब वह मंच पर चढ़ा, तो मुझे उससे ज्यादा घबराहट महसूस हुई। और अब, जैसा कि उसे 3 संघ प्रमुखों द्वारा ले जाया जा रहा था, उसने अभी भी चिंता का कोई संकेत नहीं दिखाया। क्या यह इसलिए है कि अब उसे कोई परवाह नहीं है, या वह स्थिति को संभालने में आश्वस्त है? खैर, उसने एक रुन शिल्पी के रूप में अपना कौशल दिखाकर अपना हिस्सा कर दिया है, इसलिए यहाँ से सब कुछ संभालना मेरी भूमिका है। तीसरा व्यक्ति। 5 लोगों का समूह प्रधानाचार्य के कार्यालय पहुंचा। जगह में धुएं की एक हल्की गंध थी जिसने एकमात्र महिला संघ सदस्य की भौहों को घृणा में सिकोड़ दिया। आरती ने सुझाव दिया कि वे सोफे पर बैठे जब वह खिड़कियां खोलने गई। लेखांश धुएं की गंध और आरती की आंखों के नीचे की थैलियों दोनों से बता सकता था कि वह पिछली रात ठीक से सोई नहीं थी। खैर, यह अपेक्षित था। लेखांश आरती के बगल में एकल सोफे पर बैठ गया,
जबकि तीनों संघ सदस्य उनके सामने बैठ गए। संघ का क्रेस्ट, जिसमें 3 लाइनें लंबवत नीचे जा रही थीं, लेखांश की आंखों को पकड़ लिया। वे तीसरे मंत्र शिखर संघ से थे जो राजधानी और अकादमी के बीच स्थित था। संघ से यहां तक यात्रा करने में लगभग 6 घंटे लगते थे, जिसका मतलब है कि उन्हें कल रात स्थिति के बारे में सूचित किया गया था और वे आधी रात के बाद कभी कभी अकादमी के लिए रवाना हुए थे। खैर, लेखांश जानता था कि वह कौन था, वही व्यक्ति जिसने पहले आरती पर हमला किया था। इस पूरे चाप के पीछे का मुख्य खलनायक किसी तरह इस घटना से संबंधित था और आरती को प्रधानाचार्य की सीट से हटाना चाहता था। हालांकि, चूंकि लेखांश मूल्यांकन में विफल नहीं हुआ, उसने सीधा हमला किया, अंत में पकड़ा गया। दोषी से ध्यान हटाते हुए, लेखांश ने उस पर ध्यान केंद्रित किया जो संघ सदस्य ने कहा था। मिस्टर लेखांश, आपके धोखेबाज होने के आरोप की खबर मिलने के बाद, हमने आपकी पृष्ठभूमि की जांच की। उन शब्दों ने तनाव पैदा किया, सदमा नहीं। वास्तव में, ये चौंकाने वाला होता अगर संघ ने राजकुमारी द्वारा आरोपी व्यक्ति की जांच नहीं की होती। लेखांश ने सिर हिलाया और चुप रहा। तीसरे सदस्य, छोटे सैन्य कट वाले आदमी, क्रिस्टोफर ने बताया, हमने आपके मूल्यांकन की रिपोर्ट निकाली। आप एईटी में विफल रहे। यह एक सवाल नहीं बल्कि एक आरोप था। हालांकि, लेखांश घबराया नहीं और शांति से जवाब दिया, हाँ, मैं परीक्षा के दौरान दिए गए मानदंडों के कारण विफल रहा। उन शब्दों को सुनकर सबसे अधिक सदमे में आरती थी। उसने इसके बारे में पहले कुछ नहीं सुना था। एलेनोर के माथे पर शिकन थी जब उसने पूछा, अगर आप हमें बता सकते हैं कि आपकी विफलता का कारण वास्तव में क्या था। मूल्यांकन केंद्रों पर नियमित रूप से ड्यूटी पर तैनात होने के कारण वह परेशान और उत्सुक दोनों थी, ये जानकर कि उसने अपनी विफलता के लिए परीक्षा को दोषी ठहराया। लेखांश अपनी बात पर अड़ा रहा, उसका भाव अडिग था जब उसने बुदबुदाया, पहला, उन्होंने मुझे एक जादुई क्रिस्टल का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। दूसरा, उन्होंने मुझसे आधे मिनट के भीतर खत्म करने की उम्मीद की। उसने बोलते हुए अपनी उंगलियों पर गिना। अल्बेक की भौहें करीब आईं। मैं समय की सीमा के साथ समस्या को समझ सकता हूं, लेकिन जब आप किसी की आत्मीयता को पहचानने के आसान तरीके का उपयोग करके खुद को एक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र दिला सकते हैं, तो समस्या क्या है? परीक्षा के दौरान समय सीमा को हटाने या शायद बढ़ाने के बारे में चर्चा हाल ही में गर्म विषयों में से एक है। कई परीक्षार्थियों ने ऋण शिल्प कौशल अनुभाग को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय न होने की शिकायत की। ये देखते हुए कि एक ऋण शिल्पी को युद्ध के मैदान की तात्कालिकता के तहत काम करने की आवश्यकता नहीं है, इस चिंता को गंभीरता से लिया जा रहा है। लेखांश ने एक लंबी आह भरी, इससे पहले कि वह आगे झुका। आरती सहम गई, उसने अपने चचेरे भाई की निराशा को महसूस किया। सभी सम्मान के साथ, सर, एक लोहार को उनकी काम को आसान बनाने के लिए मशीन का उपयोग करने के लिए कहना जो धातु को तेजी से मारती है, जबकि उन्हें अपने हथौड़े का उपयोग करने से मना करना। मुझे लगता है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि लोहार उस पर ठीक कैसे प्रतिक्रिया देगा। अल्बेक उस तर्क को सुनकर वास्तव में हैरान था। अल्बेक वास्तव में ऋण शिल्प कौशल के लिए लेखांश की आवाज में जुनून को महसूस कर सकता था, इस हद तक कि वह अपने तरीके को बदलने के बजाय एक परीक्षा में विफल होना स्वीकार कर सकता था। ये पहली बार नहीं था जब वह ऐसे किसी व्यक्ति से मिला था। क्रिस्टोफर ने बीच में टोकते हुए कहा, आपके ऋण शिल्प कौशल के तरीके के बारे में बात करते हुए, आपने वह तकनीक कहाँ से सीखी, मिस्टर लेखांश? आत्मीयता को एक अलग तरीके से पहचानने के कुछ प्रयास हुए हैं, हालांकि उन्हें अब तक केवल हार का सामना करना पड़ा है। लेखांश ने सिर हिलाया, मैं इसका खुलासा नहीं कर सकता, सर क्रिस्टोफर। बस इतना जान लें कि यह कोई किताब नहीं थी जो मुझे पुस्तकालयों में मिली थी जिसने मुझे ये कौशल विकसित करने में मदद की। खैर, स्वाभाविक रूप से, वह उन्हें तंत्र और उसके द्वारा पेश की गई किताबों के बारे में नहीं बताएगा। क्रिस्टोफर ने अपनी आंखें सिकुड़ीं, क्या आप पूछे जाने पर फिर से अनुष्ठान कर सकते हैं? हाँ, जरूर, लेखांश ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। कमरे में एक संक्षिप्त सन्नाटा छा गया। आरती अभी भी चुप थी, लेकिन उसने हस्तक्षेप करने की तैयारी की क्योंकि वह जानती थी कि बातचीत लेखांश के अकादमी में पद के बारे में होने वाली थी। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, मिस्टर लेखांश। सभी की आंखें अल्बेक की ओर मुड़ी जब उसने जारी रखा, हम जिस विषय को पढ़ाने के लिए आप हैं, उसमें किसी व्यक्ति की महारत का सम्मान करते हैं। इसलिए हम आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उन शब्दों को सुनकर, लेखांश ने घबराहट भरी सांस छोड़ी जो वह नहीं जानता था कि उसने कब तक रोक रखी थी।
आरती वह थी जिसने बीच में टोकते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि वह जिस अपमान से गुजरा उसके लिए आप कुछ कार्रवाई करेंगे। लेखांश उसके साहसी अनुरोध से अचंभित था। आरती उससे कहीं ज्यादा अपमानित लग रही थी जितना वह कभी हो सकता था। तीनों सदस्यों ने एक दूसरे को देखा इससे पहले कि अल्बेक ने आवाज दी, मुझे पता है कि मिस्टर लेखांश के लिए सबके सामने परीक्षण से गुजरना कितना अपमानजनक रहा होगा। हालांकि अगर हम शिकायत उठाते हैं तो हमें अधिकारियों को इस तथ्य के बारे में भी सूचित करना होगा कि मिस्टर लेखांश अपने एईटी में विफल रहे। आरती ने माथे पर शिकन डाली, न केवल इसलिए कि वह अप्रसन्न थी बल्कि इसलिए भी कि उसने जो कहा वह सच था। अगर बात देश की राजकुमारी तक आती है तो परिषद किसी तरह उसे बचाएगी और अत्यधिक संभावना है कि लेखांश को इसके कारण बड़े पैमाने पर प्रतिक्रिया मिलेगी। ये ठीक है, सर अल्बेक। मैं कोई शिकायत दर्ज नहीं करना चाहता और मैं इस विफलता के टैग को हटाने के लिए अगले एईटी के दौरान ठीक से अपनी परीक्षा दूंगा। लेखांश को संभालने के लिए कई अन्य मामले थे और वह राजनीति में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं रखता था। जैसे कि मामला एक निष्कर्ष पर पहुंचा। सिया का दृष्टिकोण। क्या अभी क्या हुआ? मैं वापस अपने कमरे में थी, भले ही अभी भी दोपहर का समय था। अर्नव मुझे बुला रहा था, मुझसे रुकने के लिए कह रहा था। मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे क्यों पूछ रहा था, लेकिन मन की इस स्थिति में मैं किसी से कुछ भी सुनने का दर्द सहन नहीं कर सकती थी। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। लेखांश पर मैंने जो जांच की थी उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अपनी परीक्षा के दौरान ऋण उकेरने में विफल रहा था। यह न तो कोई हार थी और न ही कोई तकनीकी खराबी। वह बस उन प्राचीन अक्षरों को लिखने में विफल रहा जो एक हथियार को शस्त्र में बदलने के लिए आवश्यक थे। ऋण शिल्प कौशल के ज्ञान और प्रतिभा के बावजूद वह एक विफलता था। मेरी जानकारी गलत नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने उसे बेनकाब करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। मुझे पता है कि मैं उस पर अपनी निराशा निकाल रही थी क्योंकि उसने अर्नव के बारे में क्या सोचा था, लेकिन ये कोई निराधार आरोप नहीं था। उसे एक धोखेबाज होना चाहिए था। उसे दूसरों के सामने खुद को अपमानित करना चाहिए था। फिर उसने अपने कौशल को क्यों साबित किया, न केवल एक ऋण शिल्पी के रूप में बल्कि उस पर एक अद्वितीय के रूप में। उसने अर्नव का एक रहस्य उजागर किया जिसे वह कुछ लोगों को छोड़कर सभी से छिपा रहा था। उर्वशी और लेखांश के वर्तमान संबंध को देखते हुए उसके द्वारा उसे सूचित करने की अत्यधिक संभावना नहीं थी। और भले ही मैं यह मान लूं कि किसी ने लेखांश को अर्नव के गुण के बारे में सूचित किया, वह अपने जादू को इतनी पूर्णता से ऋण बनाने के लिए कैसे प्रवाहित कर सका? क्या उसने इसे कुछ ही महीनों में महारत हासिल कर ली? लेकिन यह संभव नहीं है। अन्यथा उसे पिछले महीने ही अपना एईटी परीक्षण मिल गया होता। क्या मैंने अभी अभी एक आदमी पर झूठा आरोप लगाया? मेरा मन ये समझने में विफल हो रहा था कि मेरे चारों ओर क्या हो रहा था। मुझे पता है कि मैंने एक बड़ी गलती की है, लेकिन लेखांश भी कोई निर्दोष आदमी नहीं था। वह अर्नव की हत्या करना चाहता था, उसे यातना देना चाहता था। तो क्या उसे थोड़ा अपमान नहीं सहना चाहिए था? यह महसूस किए बिना मैंने कुछ झूठों से खुद को दिलासा देना शुरू कर दिया जिसने मेरे मन को शांत करने में मदद की। मैं गलत नहीं थी, मैंने सही काम किया, ये वह था जिसे मैं खुद को बार बार दोहराती रही जब तक मैं सो नहीं गई। तीसरा व्यक्ति। लेखांश एक बहुत ही थकाऊ दिन के बाद अपने कमरे में लौट आया। आरती ने उससे कई सवाल पूछे, ये सभी इस बात से संबंधित थे कि उसने सिर्फ एक दिन में ऋण शिल्प कौशल कैसे सीखा। स्वाभाविक रूप से लेखांश ने कुछ झूठ गढ़े, उसे बताया कि वह कुछ समय से इसका अभ्यास कर रहा था ताकि वह अगली बार परीक्षा पास कर सके। आरती अभी भी काफी संदिग्ध लग रही थी, लेकिन उसने उसे ज्यादा देर तक परेशान नहीं किया और कहा, एक हफ्ते के लिए छुट्टी ले लो। मैं किसी को तुम्हारी जगह कवर करने के लिए कहूंगी। लेखांश ने प्रस्ताव लेने में संकोच नहीं किया क्योंकि उसे कई चीजें तय करनी थीं। उसने सिर्फ एक दिन पहले पुनर्जन्म लिया था और वह अपनी सांस भी नहीं ले पाया था। फिर आने वाली किसी भी तबाही के लिए तैयारी करने के लिए कथानक को याद करना था। ठीक वैसे ही जैसे आज हमलावर ने आरती को मारने की कोशिश की, वह जिसने दर्जनों पतितेक के अनुयायियों को मार डाला है। ये बदला लेने का प्रयास था जिसके परिणामस्वरूप विफलता हुई। हालांकि चीजें केवल उससे संबंधित नहीं थीं। अकादमी का एक हिस्सा होने के नाते उसे खुद को भी तैयार करने की जरूरत है। लेकिन बड़ी समस्या ये थी, वह इस उपन्यास के निष्कर्ष तक कभी नहीं पहुंचा। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन वह अंत तक पहुंचने से पहले ही छोड़ दिया था। और अब लेखांश जानता था कि वह अपने मिजाज के लिए एक बड़ा मूल्य चुकाने वाला है।
अपने कार्यालय के दरवाजे पर पहुंचकर लेखांश का राह उठा। उसके दरवाजे पर कुछ भित्तिचित्र कीचड़ और माकर से बनाए गए थे। शब्द पढ़े गए, हारने वाला, धोखेबाज, बस मर जाओ, अशिष्ट, और न जाने क्या क्या। लेखांश गुस्से में नहीं था बल्कि निराश था। इस तरह की चीजें बच्चे करते थे। खैर, वे बच्चे ही हैं। ये सोचते हुए कि अगर यह ऐसे ही रहा तो बदबू आएगी, लेखांश कार्यालय के अंदर गया और भंडारण कैबिनेट से एक पोंछा और एक बाल्टी निकाली। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कई खाने के आउटलेट में क्लीनर के रूप में काम किया था, उसका मूवमेंट तरल था क्योंकि उसने पोंछे को ऊपर और नीचे रगड़ा और पानी में धोया। उसने कुछ पुरुष छात्रों को पास से गुजरते हुए सुना, जो हंस रहे थे और फुसफुसा रहे थे। वे उससे नफरत करते हैं, बस इसलिए कि वह सुंदर था और महिला छात्र उसे पसंद करती थी। किसी से नफरत करने का ये किस तरह का अजीब कारण है। लेखांश ने एक आह भरी जब उसने अपना दरवाजा साफ करना खत्म किया, और एक बार हो जाने के बाद वह कमरे के अंदर चला गया। उसका कार्यालय अच्छी तरह से व्यवस्थित था, जिसमें खिड़की के पास एक लकड़ी की मेज और एक लंबी लकड़ी की कुर्सी थी जिस पर वह बैठता था। बाईं ओर एक प्रदर्शन केस था जिसमें कुछ सजावटी सामान और 2 साल पहले उसे मिला सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार संग्रहित था। दाईं ओर एक किताबों की अलमारी थी जिस पर कई अध्ययन सामग्री, इतिहास की किताबें और मुख्य रूप से रून के बारे में किताबें संग्रहित थीं। लेखांश ने इस दुनिया के बारे में अपनी यादों को थोड़ा ताज़ा करने का फैसला किया, इसलिए उसने एक इतिहास की किताब ली और सोफे पर बैठ गया। प्राचीन युद्ध शीर्षक पढ़ा गया। क्योंकि लेखांश एक शिक्षक था और कोई ऐसा व्यक्ति था जो अपने खाली समय में किताबें पढ़ना पसंद करता था, वह एक औसत व्यक्ति की तुलना में तेजी से पढ़ सकता था। उसकी आंखें पन्नों के नीचे गईं जब उसने पढ़ा कि इस दुनिया ने क्या सहा। लाखों साल पहले 8 देवता थे, प्रत्येक को अपने डोमेन की देखभाल सौंपी गई थी। उनकी दुनिया संघर्ष या अराजकता से अछूती, पूर्ण सद्भाव में पनपी। किसी भी बल ने उनके द्वारा बनाए गए संतुलन को धमकी नहीं दी, और उनके बीच कोई कलह पैदा नहीं हुई। उन प्राचीन समय में, देवताओं ने चुने हुए व्यक्तियों को जादू का उपहार दिया, उन्हें शांति और व्यवस्था बनाए रखने की शक्ति प्रदान की। जादू फला फूला, और चुड़ैलें और जादूगर स्थिरता के संरक्षक के रूप में भूमि पर चले। दिव्य शस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं कि ऋण अज्ञात थे, बल्कि इसलिए कि देवताओं और उनके चुने हुए लोगों ने उन्हें बनाने में कोई उद्देश्य नहीं देखा। वास्तविकता को आकार देने के लिए अकेले जादू ही पर्याप्त था। जब एकमात्र विचार अस्तित्व के नियमों को मोड़ सकता था, तो शक्ति को स्टील से बांधने का कोई कारण नहीं था। लेकिन फिर ये प्रकट हुआ। शून्य में एक फुसफुसाहट, बिना रूप का एक विचार, अराजकता का एक सार। यह न तो आदमी था और न ही जानवर, न तो छाया और न ही मांस। यह एक इरादा था, शुद्ध, दुर्भावनापूर्ण और अतृप्त। यह नश्वर के दिलों में फिसल गया, उनके दिमाग को मोड़ दिया और उनकी इच्छाओं पर भोजन किया। युद्ध भड़क उठे जहां शांति थी। भाई भाई के खिलाफ हो गया। राज्य विनाश के शिकार हो गए, एक ऐसे पागलपन से भस्म हो गए जिसे कोई ब्लेड नहीं काट सकता था और कोई मंत्र नहीं मिटा सकता था। देवताओं ने अपनी दुनिया को बिखरते हुए देखा, लेकिन वे उस हाथ को नहीं देख पाए जिसने विनाश को बुना था। उनके चुने हुए योद्धा, जादू से उपहारित, लड़े और गिर गए, उस चीज को मारने में असमर्थ थे जिसका कोई शरीर, कोई कमजोरी नहीं थी। और इसलिए, देवताओं ने खुद मैदान लिया। 7 अदृश्य बल के खिलाफ खड़े हुए, अपनी अवज्ञा की कीमत जानते हुए। इसके बाद जो युद्ध हुआ, उसने उन सभी को ग्रहण कर लिया जो पहले आए थे, सेनाओं का नहीं, बल्कि अस्तित्व का युद्ध। वे लागत जानते थे। वे जानते थे कि क्या किया जाना चाहिए। कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अंत में, लाखों के बलिदान और 4 दुनियाओं के करीब विनाश के बाद, अराजकता को वश में कर लिया गया। लेकिन ये जादू नहीं था जिसने उसके भाग्य को सील कर दिया। कोई मंत्र नहीं, कोई जप रूपहीन आतंक को चुप नहीं करा सका। इसमें स्टील लगा, एक ब्लेड, सिर्फ कोई हथियार नहीं, बल्कि एक तलवार जो पहले कभी नहीं थी। दुनिया में चलने वाले सबसे महान रून शिल्पी द्वारा गढ़ी गई एक शिल्पकार जिसने अंतहीन श्रम किया, शक्ति को स्टील में उकेरा, नियति को उसके बहुत मूल में उकेरा। उसने जलते हुए सितारों की रोशनी के नीचे काम किया, उनके सार को हथियार में एम्बेड किया ताकि वह एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ खड़ा हो सके जिसका कोई रूप नहीं था। और एक सच्चे योद्धा के हाथों में तलवार ने वार किया जहां जादू विफल हो गया था। अराजकता को सील कर दिया गया, उसकी फुसफुसाहटें चुप हो गईं। अभी के लिए। हाँ, ये कुछ अजीब कहानी थी। एक रून शिल्पी कुछ ऐसा हासिल कर रहा है जिसमें देवताओं ने भी विफल रहे।
लेखांश वास्तव में उस आदमी से मिलना चाहता था, अगर वह कर सकता था। लेकिन जीत में भी युद्ध के निशान बने रहे। विनाश अपरिमेय था, लाखों खो गए, पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। जादू एक बार एक उपहार, विनाश का साधन बन गया था। प्रकृति माँ, प्राचीन शक्ति जिसने देवताओं को अस्तित्व को आकार देने में मदद की थी, जो खो गया था उसके लिए रोई। पीड़ा की गूंज निर्माण के बहुत कपड़े में बनी रही। और देवता, जो कुछ हुआ था उसके वजन से बोझिल थे, सच्चाई को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। जादू एक शक्ति बन गया था जिसे अनियंत्रित रहने के लिए बहुत खतरनाक था। युद्ध समाप्त हो गया था, लेकिन उसकी छाया अभी भी नश्वर के दिलों से चिपकी हुई थी। अराजकता के सार ने न केवल भूमि पर, बल्कि उन लोगों के दिमाग पर भी घाव छोड़ दिए थे जिन्होंने शक्ति का इस्तेमाल किया था। डर, पागलपन और महत्वाकांक्षा भविष्य की विपत्तियों के बीच पहले ही जड़ पकड़ चुके थे। और इसलिए देवताओं ने अपना चुनाव किया। आगे विनाश को रोकने के लिए उन्होंने जादू को दूर सील कर दिया, इसे नश्वर पहुंच से परे बंद कर दिया। ये गुस्से में नहीं और न ही सजा में किया गया था। ये जो कुछ भी बचा था उसे संरक्षित करने का एक हताश कार्य था। क्योंकि जादू ने एक बार दुनिया को लगभग नष्ट कर दिया था। वे इसे फिर से नहीं होने देंगे। हालांकि 7 देवताओं में से एक इस फैसले से सहमत नहीं था, यह मानते हुए कि जादू एक दुनिया की नींव का बहुत सार है और इसे सील नहीं किया जाना चाहिए। उस देवता का नाम न्याथोरस था, वह जिसने धोखा दिया और संधि को तोड़ दिया, पतित देवता। और अब जो लोग न्याथोरस का पालन करते हैं उन्हें दुष्ट देवता अनुयायी माना जाता है। लेखांश ने आह भरी, इस दुनिया में विरोधी जादूगर होंगे जो स्वतंत्र रूप से जादू चला सकते हैं और भौतिकी के नियम को धता बता सकते हैं। ये कहना कि यह युद्ध आसान होगा, झूठ होगा। और एकमात्र चीज जो वह अभी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर सकता था, वह यहाँ काम करना जारी रखना और एक सक्षम ऋण शिल्पी बनना था। दोनों, क्योंकि वह अपने लिए एक पूर्ण शस्त्र बनाना चाहता था और बहुत कमाना चाहता था। उन विचारों के साथ वह अपनी मेज पर पहुंचा, कुछ काम करने की सोच रहा था, जब उसकी आंखें मेज पर रखे लिफाफे पर पड़ी, जो उसे संबोधित किया गया था। और भेजने वाला था, ओह बकवास, उसकी सौतेली माँ। लेखांश के परिवार ने कभी उसे पसंद नहीं किया, सिवाय उसके पिता काउंट अदम्य सिंह के। लेखांश की माँ की मृत्यु तब हो गई थी जब वह केवल 7 वर्ष का था। उसके बाद उसके पिता ने उसकी माँ की छोटी बहन माधवी से विवाह कर लिया। माधवी लेखांश की माँ से नफरत करती थी और इसी कारण वह लेखांश को भी देखना पसंद नहीं करती थी। ये सब अतीत की बातें थीं। वर्तमान में काउंट अदम्य सिंह की गिरती सेहत के कारण घर का अधिकांश कार्यभार घर की मुखिया माधवी संभाल रही थी। और अब कार्यवाहक मुखिया ने लेखांश को एक पत्र भेजा था जिसमें लिखा था, मैंने हाल ही में जो खबरें सुनी हैं उन पर मुझे तुमसे बात करनी है। जितनी जल्दी हो सके घर लौट आओ। कोई अभिवादन नहीं था। एक भी शब्द से यह नहीं लग रहा था कि वह उसकी वर्तमान स्थिति को लेकर चिंतित है। उसे ये सुनकर पागलपन हो रहा होगा कि मुझ पर दोष किसने लगाया। शाही परिवार के साथ विवाद एक बड़ी बात थी। वह मुझसे राजकुमारी से माफी मांगने या कुछ और करने के लिए कह सकती हैं। वह सचमुच घर लौटना नहीं चाहता था, खासकर तब जब उसके पास ध्यान केंद्रित करने के लिए और भी बेहतर चीजें थीं। लेकिन वह जानता था कि वह औरत कितनी सिरफिरी है। अगर वह नहीं गया तो वह उसे लेने के लिए सिपाही भेज सकती है, या इससे भी बुरा, वह खुद अकादमी आ सकती है। और लेखांश दोबारा मजाक का पात्र नहीं बनना चाहता था। खटखट, खटखटाहट सुनकर लेखांश ने माथे पर बल डाला। वह पहले से ही बहुत थका हुआ था। अब कौन है? कौन? उसने पूछा, वह अपनी आवाज में अपनी झुंझलाहट छिपा नहीं सका। वह मैं हूं। आवाज सुनकर लेखांश ने लंबी सांस ली। वह इस समय उससे नहीं मिलना चाहता था, लेकिन चीजों को टालने का कोई फायदा नहीं था। अंदर आओ, उसने कहा, कुर्सी पर बैठते हुए और पत्र को दराज में रखते हुए। दरवाजे का नॉब घूमा और दूसरी तरफ से एक हरे बालों वाली लड़की दिखाई दी। ढीली ढाली सुनहरी आंखें और एक छोटी सी आकृति। वह विश्वनाथ की बेटी और लेखांश की मंगेतर उर्वशी थी। वह एक शर्मीली लड़की थी और यह उसके पास आने के तरीके से देखा जा सकता था। बैठो, लेखांश ने कहा, अपनी फाइलें व्यवस्थित करते हुए और उन पर काम करने के लिए छांटते हुए जिन पर उसे तुरंत काम करने की जरूरत थी। उर्वशी बहुत घबराई हुई थी और अगर अर्णव ने उसे न समझाया होता तो शायद वह यहाँ नहीं आती। अपने मंगेतर के साथ उसका रिश्ता औपचारिक और जटिल था। वे कितनी बार एक साथ समय बिता चुके थे, वह अपनी उंगलियों पर गिन सकती थी।
उनकी सगाई शुरू में दोनों परिवारों के मुखियाओं के बीच एक पुराने वादे के कारण हुई थी। लेखांश को फाइलों को व्यस्तता से व्यवस्थित करते देख वह उसे ज्यादा देर तक परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने आखिरकार शुरू किया, माँ मैं खुश हूं कि आपने परीक्षा पास कर ली। लेखांश ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन हम के अलावा कुछ नहीं कहा, उसे जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने कल सिया से बात की थी। उससे अपना आरोप वापस लेने का अनुरोध किया। हालांकि उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसके होंठों पर एक मुस्कान आई, लेकिन ये दोस्ताना नहीं थी, क्योंकि लेखांश ने कहा, यह अच्छी बात नहीं है। मेरा मतलब है, निश्चित रूप से आपको भी मेरी क्षमताओं पर संदेह था, इसीलिए आप मेरे खुद को साबित करने के बाद मुझसे मिलने आए हैं। परीक्षाओं से पहले उसके पास आने के बहुत मौके थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से उर्वशी ने उससे कभी कोई उम्मीद नहीं रखी थी, क्योंकि वह उसके परीक्षा में फेल होने के बारे में जानती थी। लेखांश ने बातचीत को तेजी से आगे बढ़ाया, तो आपको मुझसे क्या चाहिए था? निश्चित रूप से आप सिर्फ मेरी उपलब्धि का जश्न मनाने तो नहीं आई हैं, है ना? उर्वशी को ये कहने में शर्म आ रही थी कि वह सही कह रहा था। वह केवल उसे बधाई देने नहीं आई थी, लेकिन वह निश्चित रूप से यह बताना चाहती थी कि वह कितनी खुश थी कि वह कहीं नहीं जा रहा था। अन्य छात्रों की तरह उर्वशी को भी उसका पढ़ाने का तरीका पसंद था। हालांकि उसके आने का मुख्य कारण पूरी तरह से अलग था और वह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह सीधे चेहरे से बता पाती। अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़ते हुए, जिससे पता चल रहा था कि वह कितनी घबराई हुई थी, लड़की ने आखिरकार शुरू किया, लेखांश, मैंने मैंने अपने परिवार को एक अनुरोध भेजा है, इस रिश्ते को खत्म करने के लिए। क्योंकि तुम अर्णव से प्यार करती हो। चूंकि उसे बहुत समय लग रहा था, लेखांश ने उसकी बात पूरी कर दी। उर्वशी की आंखें चौड़ी हो गईं, जिसने लेखांश को सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। क्या उसने सच में नहीं सोचा था कि वह इस पर ध्यान देगा? आपको कैसे पता चला? किसी ने आपको बताया? पहला नाम जो उसके दिमाग में आया वह सिया का था। लेखांश हंसा, ये बहुत स्पष्ट था, उर्वशी। जिस तरह से तुम दोनों हमेशा एक साथ रहते हो, एक ही प्लेट में खाना खाते हो, हाथ पकड़कर बगीचे में घूमते हो। मुझे नहीं लगता कि कोई मूर्ख भी तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, ये नोटिस करने में विफल रहेगा। अपनी आंखें थोड़ी नीचे करते हुए उसने आगे कहा, और निश्चित रूप से विपरीत लिंग के दो दोस्त केवल दोस्त होने पर एक कमरा साझा नहीं करेंगे। उसकी सांस गले में अटक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, और जब उर्वशी ने वे शब्द सुने तो उसके माथे पर पसीना आ गया। लेखांश ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, जिस दिन तुम अर्णव के कमरे में गई थी, उस दिन मैं पहरे पर था। निश्चित रूप से पढ़ने के लिए नहीं, बिल्कुल, उसने एक सामान्य अभिव्यक्ति के साथ कहा। उर्वशी अवाक रह गई। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि लेखांश सब कुछ जानता था। जैसा कि उसने कहा, वह वास्तव में अर्णव के साथ संबंध में थी, लेकिन इसलिए नहीं कि वह एक आदमी के लिए उत्सुक थी, बल्कि इसलिए कि वह अकेली थी। लेखांश ने अपनी उंगलियों को मेज पर आपस में मिलाते हुए लड़की को देखा, इससे पहले कि उसने उससे कहा, उस रात ने मुझे इस रिश्ते से आगे बढ़ने में मदद की। तुमने सोचा होगा कि मैं कभी वास्तव में इसमें नहीं था, उर्वशी, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं अचानक बहुत उपस्थित होकर तुम्हारे जीवन को बाधित नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने दूरी बनाए रखी। लेकिन अंत में, ऐसा लगता है कि मैं ही अकेला था जो इस रिश्ते का सम्मान कर रहा था। अपनी आवाज में उदासीनता रखते हुए, लेखांश ने आगे कहा, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उर्वशी ने अपने होंठ काट लिए। सब कुछ सुनने के बाद वह किसी एक विचार पर अपना दिमाग केंद्रित नहीं कर पा रही थी। उसने पूरी स्थिति को गलत समझा था। लेखांश ने एक आह भरी और अपनी आंखें घुमाईं। इस बातचीत को समाप्त करने का फैसला करते हुए उसने कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे परिवार को एक पत्र भेजूं ताकि यह रिश्ता तोड़ना आपसी लगे, है ना? उर्वशी ने रोना बंद नहीं किया, लेकिन जिस तरह से वह सहम गई, उसने साफ तौर पर लेखांश से मिलने आने के उसके इरादों को उजागर कर दिया। लेखांश अपनी सीट पर पीछे झुक गया और बोला, तुम अपने पिता को शर्म और मुआवजे से बचाना चाहती हो, है ना? खैर, मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उर्वशी कांप उठी, क्योंकि उसकी बड़ी आंखें लेखांश की ओर मुड़ गईं, इससे पहले कि उसने पूछा, तब तुम करोगे? लेखांश ने सिर हिलाया, हाँ, मैं एक पत्र भेजूंगा जिसमें यह व्यक्त करूंगा कि मैं भी इस रिश्ते में नहीं रहना चाहता। हालांकि, मैं यह मुफ्त में नहीं करूंगा।
उर्वशी ने जोर से घूंट लिया और कुर्सी में सिकुड़ गई, अपनी शर्ट को कसकर पकड़ते हुए छोटी दिखाई दी। इससे पहले कि उसने पूछा, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? लेखांश वास्तव में लड़की की इस हिम्मत पर ताली बजाना चाहता था कि उसने सोचा कि उसे उसका शरीर चाहिए। लेखांश ने अपनी मांग जाहिर की, 2000 सोने के सिक्के। मुझे पता है कि जब तुम्हारी मां की मृत्यु हुई थी तब तुम्हें वे मिले थे, इसलिए यहाँ कोई बहाना बनाने की सोचना भी मत। उर्वशी ने अपनी नजरें नीची कर ली, इससे पहले कि उसने पूछा, सच में? क्या ये काफी होगा? हाँ, काफी हद तक। ऊपर देखते हुए उसने पूछा, और क्या आप किसी को मेरे और अर्णव के बारे में न बताने का वादा करते हैं? लेखांश ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके लिए मुझे 1000 सिक्के और चाहिए होंगे। सौदा तय होने के बाद उर्वशी ऑफिस से चली गई। वह इस विचार के साथ उसके ऑफिस में आई थी कि उसे समझाना मुश्किल होगा, ये देखते हुए कि कोई भी आदमी कभी पसंद नहीं करेगा कि उसकी महिला को कोई और ले जाए। उर्वशी अकेली थी, खासकर अपनी मां की मृत्यु के बाद। इन्हीं अंधेरे समय के आसपास वह उससे मिली। अर्णव, लड़का सतह से लापरवाह और उदासीन लगता है, लेकिन वास्तविकता में वह एक बहुत ही गर्मजोशी वाला व्यक्ति है जो दूसरों की भावनाओं को समझता है। वे कुछ ही समय में दोस्त बन गए, और इससे पहले कि उर्वशी जान पाती, उसने अर्णव के साथ अधिक से अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। एक अलग राह। अगले दिन सुबह सुबह आरती ने अपने चचेरे भाई को एक अप्रत्याशित मांग करते हुए पाया। वह अपनी कॉफी पी रही थी जब वह अंदर आया और कहा कि उसे एक अंगरक्षक चाहिए। नहीं, मुझे घर पहुंचने के बाद एक गार्ड चाहिए। लेखांश ने उसकी गलतफहमी दूर की। ये यात्रा नहीं थी जिसने उसे धमकाया, बल्कि गंतव्य था। आरती ने माथे पर बल डाला, मैं जानती हूं कि तुम अपनी मां के साथ नहीं मिलते हो, लेकिन उस पर इतना शक। आरती को लेखांश के पारिवारिक स्थिति की अच्छी जानकारी थी। लेखांश ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया तथा मेज पर अपने हाथ टिका दिए। मेज पर अपनी आंखें रखते हुए उसने कहा, आप जानती हैं कि मेरा उनके साथ कैसा रिश्ता है, और इस बार मैंने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो उन्हें निश्चित रूप से पसंद नहीं आएंगे। वे कुछ कदम क्या हैं? लेखांश ने कंधा उचकाते हुए कहा, राजकुमारी से माफी न मांगना, उनसे पूछे बिना उर्वशी के साथ सगाई तोड़ना, तुमने ब्रेकअप कर लिया। आरती हैरान लग रही थी। हाँ, बस उसे इस बोझ से मुक्त कर दिया। लेकिन इसे भूल जाए और मुझे बताए, एक मजबूत योद्धा को किराए पर लेने में कितना खर्च आएगा? आरती ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उससे कहा, 100 रैंक से नीचे का कोई भी वार्डन तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। और उन्हें किराए पर लेने के लिए तुम्हें हर दिन 1000 सोने के सिक्कों की जरूरत होगी। लेखांश कांप उठा, 1000? क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? आरती ने कंधा उचकाते हुए कहा, हालांकि वे शिकार करके एक दिन में इतना नहीं कमा पाएंगे, जब किसी का एस्कॉर्ट करने की बात आती है, तो उन्हें लगता है कि वे अपने मानकों को कम कर रहे हैं। तो हाँ, शुल्क सम्मान के बारे में अधिक है। लेखांश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, धिक्कार है ऐसे सम्मान को। आरती ने आह भरी, अगर मेरे पास समय होता तो मैं तुम्हारे साथ चलती, लेकिन मैं इस समय स्कूल नहीं छोड़ सकती। लेखांश मुस्कुराया, वह विचार ही काफी है। खैर, क्या आप जानती हैं कि मित्रिल का वर्तमान बाजार मूल्य क्या है? आरती हैरान थी, तुम वह क्यों जानना चाहते हो? मैं एक हथियार बनाना चाहता हूं, लेखांश ने बिना ज्यादा सोचे कबूल किया। आरती भ्रमित थी, क्या तुम युद्ध में बहुत बुरे नहीं हो? तुम्हें हथियार की जरूरत क्यों है? मैंने अपने परिवार के समर्थन के बिना अकादमी से बाहर जीवन की कल्पना की। पता चला, मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। इसीलिए मैं शिकार के बारे में कुछ चीजें सीखना चाहता हूं ताकि मैं इस नौकरी के बिना भी जीवन यापन कर सकूं। आरती यह सुनकर गंभीर रूप से चुप हो गई। आरती ने अपनी कुर्सी पर पीछे झुकते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे सीखना चाहते हो? लेखांश की भौहें उठी, 7वीं रैंक के वार्डन से सीखना? मना करने वाला मैं मूर्ख होऊंगा। आरती के कान शर्म से थोड़े गर्म हो गए, जिसे उसने खांसी से दूर किया। अपनी सीट से उठते हुए उसने कहा, तुम किस तरह का हथियार पसंद करते हो? लेखांश को जवाब देने में ज्यादा देर नहीं लगी, एक भला। आरती ने सिर हिलाया, तुम्हारे लौटने तक मैं हथियार तैयार करवा दूंगी। लेखांश ने जल्द ही पूछा, और लागत के बारे में? आरती ने अपने कंधे पर से उसे देखा, मुझे कड़ी मेहनत करके चुकाना। लेखांश जल्दी ही अविश्वास से खुशी में बदल गया, क्योंकि वह अपनी सीट से उठा और महिला की ओर मुस्कुराया, धन्यवाद आरती, मैं तुम्हें एक दिन जरूर चुकाऊंगा। वे शब्द कहते हुए वह मुड़ने और जाने वाला था जब अचानक
ओह लेखांश। उक्त व्यक्ति अपनी चचेरी बहन की ओर मुड़ा, इससे पहले कि उसने उसे यह कहते सुना, 2 सप्ताह बाद आर्केन एनविल कब शुरू होगा? मैं चाहती हूं कि तुम हमारी टीम के पर्यवेक्षक बनो। लेकिन मैं क्यों? मैं इतना अच्छा नहीं हूं और मेरा अनुभव बहुत कम है। लेखांश खुद को कम नहीं आंक रहा था, बल्कि उसका मानना था कि आरती उसे ज्यादा आंक रही थी। हालांकि यह मेरा फैसला नहीं है, लेखांश। टॉवर मास्टर अल्बेक ने अनुरोध किया है कि तुम प्रतियोगिता के दौरान एक पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहो। ऐसा लगता है इस साल वे शिक्षकों को भी भाग लेने के लिए मजबूर करने जा रहे हैं। ईवा और यात्रा। शाम को लेखांश उस व्यक्ति से मिला जो अगले 2 दिनों तक उसकी रक्षा करने वाली थी। आपसे मिलकर अच्छा लगा, मिस ईवा। वह शायद 20 के दशक की एक लाल बालों वाली महिला थी। मुझे एक एस्कॉर्ट के रूप में अनुरोध किया गया था, उसने सपाट स्वर में कहा क्योंकि वह मेज के सामने खड़ी रही। एक सीधी सादी शख्सियत है ना? खैर, लेखांश इसकी सराहना करता है। हाँ, आपको मेरे अकादमी लौटने तक मेरा गार्ड बनना होगा। मुझे लगता है कि आपकी वेतन के बारे में प्रधानाचार्य आरती से पहले ही बात हो चुकी होगी। हाँ, ये प्रतिदिन 700 होगा। लेखांश ने अपनी भौहें उठाईं। यह उसने जो सुना था उससे काफी कम है। क्या आप मुझे अपना वार्डन आईडी कार्ड दिखाने का कष्ट करेंगी? महिला ने उसकी बातें शायद पढ़ ली थीं क्योंकि उसकी आंखें सनकरी हो गईं। हालांकि उसने कुछ नहीं कहा, भले ही वह इच्छुक लग रही थी, और उसे अपना शिकार आईडी सौंप दिया। लेखांश ने आईडी का मूल्यांकन किया और उसकी रैंक देखकर हैरान रह गया। आप 77वीं रैंक पर हैं। ये प्रभावशाली है, लेखांश ने तारीफ की। हाँ, मैं आपसे इतना कम शुल्क इसलिए ले रही हूं क्योंकि आरती मेरी पूर्व वरिष्ठ है, उसने स्पष्ट किया। लेखांश ने हम कहा, इससे बात समझ में आती है। उसने आईडी वापस उसे सौंप दी इससे पहले कि उसने पूछा, तो क्या हम तुरंत निकलें? महिला चुप रही, जिसे लेखांश ने हाँ मान लिया और वह अपनी सीट से उठ गया। उसने पहले ही एक गाड़ी और एक ड्राइवर को किराए पर ले लिया था ताकि उसे घर वापस ले जाया जा सके। इस यात्रा पर वह कुल लगभग 2000 सोने के सिक्के खर्च कर रहा था। बहुत ज्यादा, लेकिन कोई दूसरा विकल्प नहीं था। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, ईवा उसके पीछे चलने लगी। लेखांश कई छात्रों के सामने आया और उन्होंने हमेशा की तरह उसका अभिवादन किया। ईवा ने देखा कि सबसे उत्साहित छोटी लड़कियां थीं, जो शिक्षक को नमस्ते कहने के लिए रुक गईं। उनकी खिलखिलाहट और प्रशंसा की आहों से यह स्पष्ट हो गया कि लेखांश अकादमी में लोकप्रिय था। खैर, उसके पास रूप है, लेकिन बिना ताकत के इसका कोई मतलब नहीं है। ओह, नमस्ते, मिस सिया। लेखांश लगभग सुनहरे लहरदार बालों वाली एक लड़की से टकरा गया। वह पुरुष के सामने आने पर स्पष्ट रूप से कांप उठी। सुनहरे बाल, वे आंखें, वह नाम और रुद्रबंध की छात्रा। उसने जल्द ही उसकी पहचान को पहचान लिया और वह भी आगे बढ़ी और उसका अभिवादन किया। शुभ संध्या, राजकुमारी। सिया ने महिला पर अपनी आंखें संकरी कर ली, इससे पहले कि उसने प्रतिवर्ती रूप से पूछा, तुम कौन हो? ईवा कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी, लेकिन यह मेरी दोस्त है। हम एक सामान्य सैर के लिए जा रहे हैं। ठीक है, फिर छात्रा। एक और शब्द कहे बिना, लेखांश ईवा को राजकुमारी से दूर खींच ले गया, जिससे एक स्तब्ध सिया पीछे छूट गई। तुमने झूठ क्यों बोला? ईवा ने एक ऐसी आवाज में पूछा जिसने उसकी झुंझलाहट को मुश्किल से छिपाया। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि तुम मेरे गार्ड के रूप में काम करोगी। उसने बिना किसी और स्पष्टीकरण के उसे सीधे बताया। सच्चाई ये थी कि लेखांश जानता था कि उसका परिवार कितनी दूर जा सकता है। अगर उन्हें पता चलता कि लेखांश सुरक्षा के रूप में एक वार्डन ला रहा है, तो वे भी उसी हिसाब से तैयारी करेंगे। और सिया की उसके प्रति दुश्मनी को देखते हुए, वह जानता था कि वह उसके परिवार को सूचित कर सकती है। दूसरी ओर, ईवा को लगा कि वह आदमी बकवास कर रहा है। वह सिर्फ राजकुमारी के सामने ये घोषित करके खुद को शर्मिंदा नहीं करना चाहता था कि उसे केवल इसलिए एक गार्ड की जरूरत है क्योंकि वह एक कमजोर था। मैंने सुना है कि वह रूनस्मिथ के रूप में भी एक विफलता है। उसने मन ही मन तिरस्कार किया। जल्द ही वे अकादमी के सामने के गेट पर पहुंच गए। एक काली गाड़ी, ज्यादा फैंसी नहीं, 4 पहियों वाली और 2 घोड़ों से बंधी हुई देखी जा सकती थी। लेखांश ने गाड़ी के ड्राइवर से एक त्वरित बातचीत की और उसे भुगतान करने के बाद, वह वापस महिला के पास लौटा, इससे पहले कि उसने उसे अंदर जाने का इशारा किया। कृपया आगे बढ़ें। उसने उसके लिए गेट खोला।
ईवा बिना कुछ कहे गाड़ी के अंदर चली गई और चारों ओर अपनी आंखें दौड़ाईं। वह बाईं ओर बैठ गई जबकि लेखांश उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया। गाड़ी जल्द ही परिसर से निकल गई और गंतव्य की ओर चल पड़ी। रुद्रबंध अकादमी अदेवरी पहाड़ी के ऊपर स्थित थी। तुम क्या कर रहे हो? ईवा की आवाज सुनकर लेखांश अपने तंद्रा से बाहर निकला और महसूस किया कि वह हवा में रून बना रहा था। और चौंकाने वाली बात, वह अपने जादुई उपकरण का नहीं, बल्कि अपनी उंगली का उपयोग कर रहा था। मैं विचलित हो गया था, उसने कहा, लेकिन जैसे ही वह इसे खत्म करने वाला था, उसने पाया कि आग की रून लड़की के प्रति हिंसक रूप से प्रतिक्रिया कर रही थी। आपकी अग्नि संबंधता है। ईवा ने अपनी आंखें संकरी कर लीं, लेकिन उसका सिर सहमति में हिल गया। लेखांश ने हम कहा, क्योंकि उसने अपने बैग से एक लकड़ी का चम्मच निकाला, इससे पहले कि उसने पूछा, आप कौन सा हथियार इस्तेमाल करती हैं? ईवा ने अपनी कमर के किनारे से एक खंजर निकाला। लेखांश ने सिर हिलाया क्योंकि उसने लापरवाही से चम्मच पर रूनों को अंकित किया। वह नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन रूनों को अंकित करना उसे मजेदार लग रहा था। ईवा उसे एक खाली अभिव्यक्ति के साथ देख रही थी, वह ये नहीं समझ पा रही थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। तभी बूम, एक विस्फोट ने सतह को हिला दिया, जिससे ईवा और लेखांश को अपनी सीटों को पकड़ना पड़ा ताकि वे गिर न जाएं। ईवा ने तुरंत खिड़की से बाहर देखा और उसकी आंखें एक नकाबपोश आकृति को देखकर चौड़ी हो गईं जो उनकी ओर आ रही थी। यह एक दुष्ट ईश्वर का अनुयायी था। लाइक और सब्सक्राइब करें, अगला सफर सिर्फ नॉवल ऑफ वर्ल्ड पर। थैंक यू।